ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना बलवंत राय। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। और तेरे ये पालतू कुत्ते जिन्हें देखकर तूने भौंकना शुरू किया है, ये उस वक्त तेरे आसपास भी नजर नहीं आएंगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर साकिब और साहिल तैयार हैं आपके साथ एक और फिल्मी बातचीत के लिए फर्स्ट डे लास्ट शो में। वेलकम टू द शो अगेन। साहिल शर्मा, कैसे हो मेरे भाई? थैंक यू साकिब भाई। मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं? क्या देख रहे हैं आजकल? क्या देखा आपने? अभी तुम्हें तो तुमसे तो बात हुई थी, हम ये पॉडकास्ट की बात कर रहे थे। हाल ही में मैं एक शादी के लिए शिकागो गया था, तो फिर मैं थोड़ा बीमार भी पड़ा आते वक्त और वगैरह वगैरह। बट फिर मैंने घर आके भी काम भी थोड़ा मसरूफ़ हो गया। तो मैंने एक अजीब सा स्टैट अपने बारे में देखा कि मैंने शायद पहली बार है कोविड में कि 7 या 8 दिन तक मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। तो मुझे एहसास हुआ मैं टीवी से कितना घुस चुका हूँ और कितनी एक आदत सी बन गई है रात को। एक तो है भाई फैमिली टाइम, आप सब साथ देखते हैं, और एक फिर है कि अपनी मर्जी की कोई फिल्म लगा ली। तो यूएस ओपन फाइनल से पहले फिर मैंने अपनी स्ट्रिक तोड़ी और मैंने टर्मिनेटर का वो आई विल बी बैक वाला सीन देखा, जब आर्नल्ड पुलिस स्टेशन में जाके पूरा एलए स्टेशन को तबाह कर देते हैं। तो हाँ, मैंने तो हाल ही में कुछ देखा नहीं। तुम क्या देख रहे हो? आई थिंक ये ज़्यादा सवाल इस पे तुम पे लागू होता है। क्या क्या देखा है um, आजकल नया? मैं भी आजकल मैंने तो ऐसे रीसेंट मेमोरी में जो याद आ रहा है, एक तो जो पॉडकास्ट के लिए था, तो मैंने सारी जो हम बात करेंगे वो टॉपिक उसकी देखी मूवीज 3-4। उसके अलावा मैंने केप फेयर और ये केप फेयर मैंने पहले देख रखी थी लेकिन मैंने दोबारा देखी। फिर मैंने द प्लेयर्स एक है टिम रॉबिन्स की, वो देखी रिसेंटली। बाकी हिंदी में तो मैं सच बताऊं तो मैंने रीसेंट उतनी देखी नहीं, मैंने रॉकी रानी नहीं देखी अभी तक। और पर मैं पुरानी मूवीज ज्यादा देखता हूँ, और मुझे शायद 90s का वो जो दौर है उसकी मैं कभी कभी यूट्यूब पे ही लगा लेता हूँ, या फिर अगर Z5 पे है तो इन दो माध्यम से मैं पुरानी जो 90s की होती है, जैसे कि मैंने हाल ही में हम देखी दोबारा। मुझे बड़ी मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। तो वो हिंदी में तो मैंने वो दोबारा देखी, और शायद मैंने काफी बार देख रखी है, लेकिन मुझे काफी मजा आता है उसको देखने में। तो हाँ, यही सब चल रहा है। तो हाँ, और एक आते हैं और मैं अपने प्लग इन टॉपिक के करूंगा। ऊपर। हाँ, बस हम टॉपिक पे आते हैं। बस साहिल और मेरी बातचीत हो रही थी कुछ दिन पहले, तो साहिल के कहने में मैंने के मेनन का इंटरव्यू देखा है, जो उनकी हाल ही में फिल्म आई है लव ऑल, जो बैडमिंटन पे है, और आई थिंक उनकी एक वेब सीरीज़ है जो कल लॉन्च हो रही है। तो मेरे वो बहुत ही पसंदीदा कलाकार हैं। तो उनका मैंने आई थिंक क्या ललन टॉप कहते हैं, क्या कहते हैं, उसमें हाँ, मैंने उनका ललन एक टॉप पे, हाँ। इंटरव्यू देखा। तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू। अगर आप लोगों को के पसंद है, आपको एक्टिंग के ऊपर बातचीत पसंद है, और आई थिंक वो काफ़ी टाई इन भी करता है जो हमारा पिछला एपिसोड था स्टार वर्सेस एक्टर का। के बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं जो एक्टिंग के बारे में बात करते हैं और थोड़े बहुत स्टार्स पे और स्टारडम पे नसीरुद्दीन शाह मोल्ड में छोटे मोटे पॉट शॉट्स लेते रहते हैं। बट एनीवे, तो आज की बातचीत है, नो सरप्राइज, अब आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा जब आपने डाउनलोड किया है, सनी देओल। और सनी देओल की जब हमने ये पॉडकास्ट चुनी, ये बात भी आई थिंक कुछ महीनों पहले हो रही थी, ये जब हमने टॉपिक मुद्दा चुना, तो हम उनके एक्शन अवतार पे फोकस करना चाहते हैं। और फिर साहिल बताएंगे कि हमने क्यों ये टाइमलाइन चुनी। हमने अर्जुन से लेके घातक तक की टाइमलाइन चुनी है, जो कि महज 11 साल का सफर है। और उनका करियर आज भी चल रहा है और काफ़ी फिल्में करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। पर हम दोनों के लिए ये जो 11 साल का पीरियड था सनी के करियर का, अजय सिंह देओल का, बहुत ही आई थिंक सिग्निफिकेंट है उनकी पूरी एक्टिंग टाइमलाइन में। तो साहिल, क्यों चुना हमने ये 11 साल? हाँ, ये 11 साल चुनने का सबसे पहले तो हम दोनों को ही सनी देओल की जो ऑन स्क्रीन पर्सोना है और उनके जो कैरेक्टर्स हैं, शायद हम दोनों को बहुत पसंद थे और हम काफी बात करते थे इसके बारे में। और मुझे भी ये लगता है कि जो एक सिनेमैटिक ट्रोप उनकी मूवीज में रहा है कि वो एक करप्ट सरकार के खिलाफ या करप्ट इंसान के खिलाफ, बहुत ही पावरफुल लोगों के खिलाफ जो लड़ते हैं, और जो उनका गुस्सा निकल के आता है, और तो वो मुझे लगता है कि हम दोनों को ही क्या, मतलब बहुत सारे लोगों को ये चीज पसंद आती है। और खास करके हमने ये जो पीरियड चुना है, इसमें भी हमने 3-4 मूवीज की हम बात करना चाहेंगे, जैसे कि अर्जुन, घायल,
घातक, यतीम, डकैत। अ, मैंने ये ज्यादातर मूवीज, मैं बता दूं कि मैंने सिनेमा हॉल में नहीं देखी हैं, ये सब मैंने टीवी पर देखी हैं, लेकिन मैंने टीवी पे भी इन्हें काफी बार देखा है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो एक एज अ कॉमन मैन, आप उतना आप कभी ऐसे कैरेक्टर्स को आप फिल्मों में ही देखते हैं, जो जिस तरह के कैरेक्टर इस फिल्म सनी देओल की फिल्मों में रहे हैं, चाहे विलन हो या फिर सनी देओल ने जो प्ले किया। रियल लाइफ में आपको ऐसे कैरेक्टर शायद ही किसी ने देखे होंगे, जो एक इंसान केवल एक पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा है और बिल्कुल लड़ रहा है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि वो बहुत बहादुर है, पर एक फिजिकल जो उनकी एबिलिटी है, कि उनको देख के लगता है सनी देओल को कि हाँ, ये लड़ सकते हैं। जो हमारी सिनेमा में जो हीरो होता है, जो 10-10 लोगों को मारता है, मुझे लगता है कि वो सनी देओल से ज्यादा कोई सिंबलाइज नहीं करता है उस चीज को। तो ये सब बातें तो हम करेंगे, पर हाँ, मेरा यही रीजन था। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा साकिब भाई कि मेरी तो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ये फिल्में सिनेमा हॉल में नहीं देखी हैं, जो भी हम बात करेंगे, पर आपने उस दौर को देखा है, उस दौर को जिया है, कि जब सनी देओल की अर्जुन रिलीज हुई होगी, तो आपको पता होगा कि हाँ, कि उस समय क्या माहौल है, और कि किस तरह से मतलब उसको ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया या फिर रिजेक्ट किया, या किस तरह से ऑडियंस का क्या रिएक्शन था। क्योंकि मैंने तो बाद में देखा है, टीवी पे देखा है, तो मेरा उस पर ज्यादा कोई ओपिनियन नहीं है। अ, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने उस जर्नी को पूरा देखा है, वो जो 85 से 96 है, तो आप की क्या राय है उस बारे में, कि वो किस तरह से इवॉल्व हुए, या उन फिल्मों में आई नो कि बहुत सारी चीजें रिपीट भी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आपकी क्या राय है उस इवोल्यूशन और इस 11 साल का जो पीरियड है इस पर। आई थिंक इस सवाल का मैं आधा जवाब तो दे ही सकता हूँ, क्योंकि तुमने कहा कि भाई ऑडियंस और सिनेमा, तो सनी की शुरुआत मेरी वॉच पे हुई है, क्योंकि फिल्में बेताब और ये सोनी महिवाल, ये सारी फिल्में तब आई जब मैं बहुत छोटा था। और ये सारी फिल्में मैंने वीसीआर पे देखी है। बेताब शायद कजन्स वगैरह के साथ वो मुझे लेके गए थे, पर अब इतनी मेमोरी नहीं है कि बेताब सिनेमा पे देखी है। घर पे तो बहुत चली है वीडियो कैसेट। तो मैं ये कहूँगा कि घायल के बाद, जब मैं आई थिंक घायल के टाइम में 14 बरस का था, तो घायल मेरी शायद फेवरेट फिल्मों में से एक है जो मैं कभी सिनेमा पे नहीं देख पाया, क्योंकि प्लान बना किसी के साथ जो मेरे एक बड़े भाई की तरह थे। तो फिर हम देख नहीं पाए, क्योंकि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थे और दिल्ली उनका आना कम होता था। बट मैंने नरसिम्हा, दामिनी, क्षत्रिय, ये मेरे टीनेजर्स ये तो सनी एक रीज़न थे सिनेमा पे जाने का। और बिल्कुल ही जो आज मास अपील कही जाती है, इन फिल्मों में दिखता था कि दर्शकों की तालियां, और कैसी एक एक इनका स्टाइल था, एक इनका पर्सोना, जो ही मैन पर्सोना इनके पिता का था धर्मेंद्र का, इन्होंने उसको ज़्यादा फिजिकल बना दिया था। बट हाँ, मेरा सबसे बड़ा गिला है कि 2-3 फिल्में जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी हॉल पे नहीं देखी, अर्जुन और आर्नल्ड की टर्मिनेटर, ये दोनों फिल्में आई थिंक 84-85 के दौर की हैं। तो कभी मौका मिला तो मैं, और दीवार तो ये 3-4 फिल्में हैं जो मैं सिनेमा पे देखना चाहूँगा। और हमारे यहाँ हिंदी फिल्मों की री रिलीज तो आई थिंक अमेरिका में तो बहुत कम होती है, बट कोई करता है तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा ये फिल्में चलाई जाएं। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि आई थिंक तुम्हारी बात से मैं सहमत भी हूँ, पर मैं उसको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहूँगा कि सनी का जो एंट्री थी, हम जैसे लोगों के जो बच्चे 80s में बड़े हो रहे थे, और फिल्में, मैंने पहले भी कहा है कि फिल्में बहुत बड़ा हमारा माध्यम था एंटरटेनमेंट का। तो उसमें सनी जो कर रहे थे, खासतौर पे जब उन्होंने अर्जुन में जो उनकी छवि दिखी है, जावेद अख्तर ने वो स्टोरी लिखी है और राहुल रवेल का तो उनकी दूसरी कोलैबोरेशन थी। तो ऐसा हीरो एक छोटे साकिब ने, मैं उस वक्त क्या 8-9 साल का था, मैंने नहीं देखा था ऐसा हीरो। अब दूसरी बात यह कि भी मैंने कितना देखा था, ऑफ कोर्स मैंने सिर्फ बच्चन या थोड़ा बहुत जितेंद्र या एक आधा राजेश खन्ना की जो भी फिल्में टीवी पे आती होंगी, धर्मेंद्र में देखी तो थी, बट मुझे इतना इल्म नहीं था, मारधाड़ पसंद थी। पर सनी की जो अर्जुन थी उस पे, वो मेरी फिल्म जर्नी में एक बहुत बड़ा पिलर है, एक बहुत बड़ा मकाम है, कि जहाँ से एक 9 साल के व्यूअर को भी लगा यार ऐसी चीज़ तो आज तक देखी नहीं है। अब दूसरा जो अंग्रेजी में कहते हैं हैज़ दैट एज्ड वेल, मैंने अर्जुन हाल ही में देखी थी, जब यूट्यूब पे किसी ने उसका वीडियो थोड़ी देर के लिए अवेलेबल हुआ था और अब फिर गायब हो गया है। तो आज भी अर्जुन काफ़ी चेक पॉइंट्स जो पसंद थे मुझे वो हिट करती है। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ आप अब 38 साल बाद देखें तो कुछ खामियां तो आप निकाल सकते हैं। तो
तुम्हारी अर्जुन के बारे में क्या राय है? क्योंकि मुझे अर्जुन के बारे में बहुत कुछ कहना है इस पॉडकास्ट में। मैं तुम्हें 1 मिनट की फ्लोर दूंगा, और अगर तुम्हें अर्जुन की क्या मेमोरी है। हाँ, मैंने टीवी पर ही देखी है अर्जुन, और मुझे पसंद है वो फिल्म। और मुझे एक मेरा जो उसमें एक फेवरेट डायलॉग है वो शफी इनामदार और सनी देओल के बीच बातचीत हो रही है, और सनी उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि तो शफी इनामदार उनको वो कहते हैं उससे कि तुम ये मेरी मदद करो, वो फाइल्स, वो जो करप्शन वाली फाइल्स हैं वो लाने में। तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये कर दूंगा। तो वो फिर वो कहते हैं कि एक मुझे आप में एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसकी उम्मीद अभी मरी नहीं है। आ, आ, जो शफी नामदार उसको कहते हैं, सनी देओल को। और फिर वो बातचीत करते हैं और फिर वो शफी नामदार अपने बारे में बताता है कि मैं करप्ट हूँ, लेकिन मैं उतना करप्ट नहीं हूँ जितना कि प्रेम चोपड़ा का कैरेक्टर है। आ, तो बोले कि मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद कर दूंगा। और फिर वो उससे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूं, और तो फिर सनी देओल को बहुत ही एक अच्छी पंच लाइन दी, और वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने कहा था कि एक ऐसा इंसान देख रहा हूँ जिसकी उम्मीद नहीं मरी है, तो वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसका जमीर अभी तक नहीं मरा है। और मुझे वो डायलॉग बड़ा अच्छा लगता था, दोनों के बीच की जो बातचीत हुई है। मतलब एक ग्रे कैरेक्टर है शफी नामदार, अगेन काफी छोटा ही रोल है उसमें उनका, लेकिन बड़ा मतलब जिस तरह से जावेद अख्तर ने लिखा है वो चीज बड़ी, आई थिंक वो कैरेक्टर आपके साथ हमेशा रहता है कि इवन दो ही इज अ करप्ट गाय, वो करप्ट लोगों के साथ रहता है। पर उसका जो वो दिखाया गया है कि एक जो जमीर वाली बात है कि वो उसका भी, जब उसको थोड़ा सा रास्ता दिखाया जाता है तो ही गेट्स ऑन द राइट ट्रैक। बाकी अर्जुन के बारे में मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीजें हैं कि उस दौर का जो लाइक आई थिंक मोस्टली अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट था। जो उसके दोस्त है सत्यजीत पुरी और बुंदेला, सॉरी नॉट देवेंद्र बुंदेला तो क्रिकेटर है राजा बुंदेला। हाँ, उनके जो उनके बारे में जो उनकी वो गाना तो मुझे बहुत पसंद है। आज भी मैं शायद हफ्ते में एक बार तो सुन ही लेता हूँ वो ममैया केरो मम्मा। बाकी मुझे एक चीज उसमें ये लगती है कि अ, थोड़ी सी लंबी लगती है मुझे फिल्म की, पर हाँ कुछ कुछ चीजें हैं कि जो मेरे लिए काफी रिपीट वैल्यू है। पर जैसा कि आपने कहा कि मेरे को भी कि वो अब उसका कोई प्रिंट मौजूद नहीं है, तो मैंने भी रिसेंट मेमोरी में नहीं देखी है। पर आप बताइए कि, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि आपने जैसे कहा कि अर्जुन के पहले आपने उस तरह का किरदार नहीं देखा था कि जो एक अनएम्प्लॉयड यूथ है और फिर वो करप्शन के खिलाफ लड़ता है। पर मैं आपको उससे पहले एक चीज ये कहना चाहूंगा कि शायद बिल्कुल हमारा हमने जितनी भी फिल्में देखी है, हम शायद अपने जो हमारे दायरे में रहती है या हमें जो एक्सेस होता है हम देखते हैं। पर मेरे ख्याल से अर्ध सत्य भी एक फिल्म थी जो आई थी, बट एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा है अर्ध सत्य। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जो भी ऑडियंस इसको सुन रहे हैं, तो जब साकिब भाई ने कहा है कि हमने नहीं देखा, जो हम कमर्शियल सिनेमा की बात कर रहे हैं कि जब हम छोटे, तो शायद उस समय हर कोई ये अर्ध सत्य और जो ये गोविंद निहलानी और ये श्याम बेनेगल का सिनेमा है, शायद हमने नहीं उस समय एक्सप्लोर किया है। तो इसीलिए जब 1985 की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा साकिब भाई कि आप इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं कि ये बिल्कुल आपके लिए नया था कि इस तरह के एक कैरेक्टर आया है, और सनी देओल को जब आपने देखा कि हाँ ये बंदा मतलब कितना कन्विंसिंग आपको लगा उस रोल में, अर्जुन के रोल में। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी बात सही है कि भाई अर्ज सत्य तो अपने एक 9 साल के फैन के पे ग्रेड से तो काफ़ी ऊपर है। अर्ज सत्य पे तो एक अलग सी पॉडकास्ट होनी चाहिए। और वो अपने आप में ही एक बड़ी बेमिसाल फिल्म है। पर वो, आप उसको कह सकते हैं कि वो आर्ट हाउस टाइप सिनेमा से ज़्यादा करीब है। और हाँ, सनी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब मैंने इस पॉडकास्ट की तैयारी की और मैं अर्जुन पे आता हूँ, अर्जुन की 5वीं फिल्म है, और इससे पहले सनी ने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया। अब राहुल रवेल बड़े थे या वो भी लॉन्च हुए थे मुझे इतना नहीं पता, शायद बेताब उनकी पहली या दूसरी फिल्म थी। और फिर उन्होंने आमिर खान की फैमिली, नासिर साहब के साथ उन्होंने मंजिल मंजिल, और सनी एक फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र उनके पिता थे, आई थिंक राज खोसला की है, सोनी महिवाल जो उमेश मेहरा एफसी मेहरा ग्रुप की है। तो इन सारी फिल्म में सनी की स्टार्ट एज अ लवर बॉय या रोमांटिक हीरो हुई है। और ये 3 साल में सारी फिल्में आई हैं। फिर अर्जुन मालवंकर का जो रोल है, जो राहुल रवेल की डायरेक्शन में जावेद अख्तर ने लिखा है, अब कहना बहुत आसान है, तब इतनी मालूमात नहीं थी, बट अमिताभ का जो
जो अमिताभ का विजय था, जिसकी हमने एक पॉडकास्ट की थी, जो जावेद सलीम जावेद ने उसकी उस छवि को दर्शकों तक लेके आए थे, तो वो प्री इमरजेंसी और एक वो यंग हिंदुस्तान का हीरो था जिसके मसले थोड़े डिफरेंट थे। और उस टाइम समाज की फ्रस्ट्रेशन के सबसे बड़े जो एंटागनिस्ट थे या जो विलन थे, वो ज़्यादातर डाबर सावन टाइप स्मगलर और दिलावर जो अमजद खान जो बाकी गुंडे थे। अब हर सत्य को तो मैं टच नहीं करूंगा अभी, बट उस वक्त मेरे नज़रिए से ये पहला था कि एक कॉलेज का लड़का है जिसके पास अमिताभ और वो विजय वाला वही ज्वालामुखी, वही फ्रस्ट्रेशन, वही गुस्सा है, हर चीज़ की तरफ वो नाकाम हो रहे हैं और वो परेशान है। और यहाँ जो विलन थे वो सिस्टम के साथ जुड़े हुए पॉलिटिशियन थे। तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगा ये पहली फिल्म थी, पर ये पहली फिल्म थी जो मैंने देखी थी जहाँ पे अनुपम खेर, प्रेम चोपड़ा, ये पॉलिटिक्स की सत्ता के ऊपर फिल्म थी। और उसमें कैसे एक कॉलेज के कुछ चंद लड़कों को उन्होंने मसल की तरह यूज़ किया, और ये आगे जाने कितने सालों तक ये, और आज भी आई थिंक ये जुड़ी हुई है चीज़, चाहे वो आप ओमकारा में देखें, विवेक ओबरॉय, ये चीज़, क्योंकि ये समाज का एक हिस्सा है, चीज़ गई नहीं है। तो उस वे में ये बहुत ही एक लैंडमार्क फिल्म है मेरे लिए। और फिर उसमें लाइनें बहुत ज़बरदस्त हैं, जो एक एक्शन आपको पसंद आता है, और कैसे ज्वालामुखी फटने वाला है। सनी ने एक फिल्म भी की थी आग का गोला, वो बहुत बेकार फिल्म है, बट इसमें वो बेसिकली एक आग का गोला बनते जा रहे हैं। उनके घर पे भी उनकी स्टेप मदर है शशिकला, उनकी हाफ सिस्टर हैं सुप्रिया पाठक, ए के हंगल उनके पिता हैं, जो कि काफ़ी बड़े लगते हैं उनके पिता के लिए, बट हंगल साहब की छवि कुछ ऐसी है। तो हाँ, उस दौर की आई थिंक ये एक बड़ी मानी हुई फिल्म है। और अमिताभ बच्चन के विजय से आई थिंक जावेद अख्तर का एक डिपार्चर था। अमिताभ बच्चन दीवार, शक्ति, त्रिशूल में कभी कॉलेज के नहीं थे, हमें पता था वो यंग है। शक्ति में तो शायद उनको 25 कुछ साल का दिखाया भी गया है, पर कभी उन्हें स्टूडेंट के रोल में नहीं दिखाया गया। तो ये एक नई एनर्जी थी, और इसमें एक्शन था काफी। अमिताभ का एक्शन बंदूक से होता है, यहाँ सनी ने आई थिंक काफी लड़ाई और फिजिकल फाइट्स, जो आगे जाके घायल, दामिनी और घातक तक काफी इवॉल्व हो गया एक्शन। बट ये एक नई किस्म का एक्शन था, जो कंपेयर टू धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, अमिताभ से हटके था। और ये सारे उस वक्त चार बंदे जो थे, वो अमिताभ की पोस्ट जो खाली तो नहीं हुई थी, पर ये नई जनरेशन एक उत्तराधिकारी थे। जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, संजय दत्त और सनी देओल, ये एक तरह से अपने एरा के बिग फोर या स्मॉल फोर थे जो उस टाइम आए थे। और कुमार गौरव भी इनके कंटेम्प्रेरी हैं, पर वो फुल फ्लेजेड लव स्टोरी की उन्होंने। इन बाकी चार एक्टर्स ने काफी ऐसे किरदार किए हैं जिसमें अमिताभ की वो जैसे कहते हैं ना बैटॉन पास हुआ, वो छवि दिखती है। तो अर्जुन, हाँ अर्जुन आई थिंक अपने वे में की बहुत ही मुकम्मल एक लैंडमार्क फिल्म है। मैं उसको और इसी दीवार के लेवल की तो, हाँ बोलो। हाँ, मैं ये सॉरी सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, पर हाँ, आई थिंक अर्जुन की एक और चीज जो मुझे जैसे कि आप कह रहे थे कि उसकी फैमिली का भी जो दिखाया है कि शशिकला और ए के अंगल और उसकी सिस्टर के साथ, आई थिंक वो भी एक अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया गया है कि इट्स कि केवल वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन वो घर में भी काफी चैलेंजेस फेस कर रहा है कि, और उसे ताने मिलते हैं घर पे। और एक तरह से उसके जो फ्रेंड्स का और जो उनका जो सर्कल है उसको दिखाया है कि मजबूरी दिखाई है कि नौकरी नहीं मिल रही है। और मेरे ख्याल से हो सकता है एटीज में, जो कि आप शायद उस पर बिल्कुल आप उस पर और प्रकाश डाल सकते हैं कि एटीज में जो हो रहा था, शायद अनएम्प्लॉयमेंट की काफी प्रॉब्लम रही होगी। तो वो एक तरह से उस चीज को भी उजागर किया गया है कि लोग परेशान थे, जो नॉर्मल आदमी है जो कॉलेज से निकल रहा है, डिग्री मिली हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, या फिर जिसने पढ़ाई नहीं करी उसे भी काम नहीं मिल रहा है। तो हाँ, उस वे में। और फिर जो मेन विलन है वो तो पॉलिटिशियंस ही हैं कि उनका जो नेक्सस बना हुआ है, जो प्रेम चोपड़ा और अनुपम खेर का, उसके खिलाफ वो फाइनली लड़ते हैं। हाँ, और जैसे कि हम आगे जाके घायल और घातक की भी जब बात करेंगे, तो एक ओल्ड स्कूल सिनेमा का एक फॉर्मूला है, राइट, जो अब ये अर्जुन को आप मेन स्ट्रीम मसाला फिल्म कह सकते हैं। मुझे टाइटल्स का इतना नहीं पता, बट मुझे मसाला थोड़ा एक बड़ा वाइड रेंजिंग वो लगता है टाइटल। बट उसमें जब आप हम कोई भी फिल्म देखते हैं, चाहे जिसमें एक किरदार है जो सताया जा रहा है, हर तरफ से नाकाम किया जा रहा है, चाहे वो बदले की फिल्म हो, चाहे वो सिचुएशनल हो कि भाई उनको एक कॉर्नर में बॉक्स कर दिया है, तो वो एक ट्रेजेक्ट्री बड़ी ऑर्गेनिक लगती है मुझे अर्जुन में। चाहे जब वो अपने पिता के बॉस को जाके ऑफिस में धोते हैं बुरी तरह से, या फिर अपनी सिस्टर की शादी जब उनकी हाँ, स्टेप मदर करा रही हैं, तो ये बिल्कुल सारे बिल्कुल। हाँ, चेक बॉक्सेस हैं, राइट। एक तरफ तो एक्शन चल रहा है कि भाई जो गोगा कपूर और ये परेश रावल के अड्डे पे जाके वो लड़ाई करते हैं, वो तो उनकी एक राइज हो रही है कि भाई अब वो एक नाकाम
कॉलेज स्टूडेंट से, अब वो एक वो मसल बन चुके हैं एक पॉलिटिशियन के, अभी उन्हें खुद नहीं पता वो मसल बन गए, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। और फिर हाँ दूसरा, वो अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं। तो भाई 2.5 घंटे की फिल्म में जब ये सारी चीजें मेरे हिसाब से डायरेक्टर और कहानी बनाने सुनाने वाला ऑर्गेनिकली टाई कर दे, तो मुझे लगता है फिल्म एक मुकम्मल फिल्म है। क्या वो गाना नहीं होना चाहिए था जो डिम्पल उनके बीच में है? हाँ, मैं गानों के तो मैं बहुत खिलाफ हूँ, गाने होने नहीं चाहिए ज्यादातर ऐसी फिल्मों में। बट मामा या केरो मामा मुझे भी बहुत पसंद था, तो वो गाना उनकी इनोसेंस का लास्ट स्टेप है। फिर हाँ उनको बिल्कुल। एक्सप्लॉइट किया जाता है, और फिर अर्जुन मालवंकर कुछ और बनते जाते हैं, और फिर एंड में वो बहुत ही हाँ, बिट्रे फील करते हैं। उनको पता चलता है कि उनको कितना यूज किया अ, गया। चोगले के जो अनुपम खेर का किरदार है कितना यूज किया गया है। तो डेफिनेटली वो जावेद अख्तर की छवि दिखती है, और जावेद अख्तर ने बेताब भी लिखी, तो कहीं ना कहीं मैं कोई इंटरव्यू ढूंढना चाहूंगा कि उन्होंने सनी में वो झलक देखी थी ये किरदार लिखने के लिए, या वो किरदार किसी और के लिए लिखा गया था। मुझे इतनी मालूमात नहीं है अर्जुन के बारे में। पर डेफिनेटली आई थिंक ये वो फिल्में हैं जावेद अख्तर ने सलीम साहब के सेपरेट होने के बाद लिखी हैं। पर इनमें अर्जुन में तो खास तौर पे वो दीवार वाली टेम्पलेट दिखती है, पर उसको मॉडिफाई किया गया है एक ज़्यादा ही यंग जनरेशन से बात करने के लिए, कंपेयर टू 70s 80s के मुद्दों की बात करने के लिए। पर ये सब बातें मुझे उस टाइम पता नहीं थी, ये मैं आज बोल रहा हूँ। उस टाइम अर्जुन वॉज अ फ्लैट आउट एक्शन फिल्म, जिसमें कि हम्म, हम दोस्त यार जो छोटे थे देखते थे, और हमें सनी का स्टाइल बहुत पसंद आया था। और इस बात को आगे बढ़ाते हैं, मुझे लगता है कि इस ट्रेजेक्ट्री में और सनी के करियर में मुझे लगता है अर्जुन बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, पर मुझे लगता है उनकी पीक जो है उनकी हाईलाइट रील घायल है। और इस पे आई हम्म। थिंक तुम्हारे भी काफ़ी व्यूज़ हैं, तुमने हाल ही में घायल देखी है। तो की जाए घायल पे बात, कि अभी हाँ बात। डकैत यतीम के भी कुछ मेंशन करना ज़रूरी है? हाँ मुझे लगता है कि जो आपने ये बात कही कि अर्जुन से वो शुरुआत हुई और डकैत और यतीम में थोड़ा सा उसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश करी गई। मतलब या तो कह सकते हैं कि उसको रिपीट किया गया किसी दूसरे सिचुएशन में रख कर, कि जैसे वहां पे वो डाकू बन जाता है, वो यतीम में वो वहां पे वो अगेन वहां पे भी वो एक तरह का डाकू ही रहता है यतीम में भी। तो दोनों फिल्में अगर आज के टाइम आज अगर आप मुझसे पूछेंगे, आई डोंट थिंक कि दोनों ही फिल्में दे स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। पर हाँ, अपने ही मुझे लगता है यतीम में कुछ नई चीज दिखाने की कोशिश की रही है, कि जैसे कि वो एक ही घर में रहते हैं, फराह और सनी देओल, और फिर उनके बीच का इक्वेशन जो है वो नॉट जस्ट कि वो एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, कि उसके साथ जो नाइंसाफी हुई है या उसको जो परेशान किया जा रहा है, पर वो वाला एंगल भी मुझे थोड़ा सा एटलीस्ट जब मैंने देखी थी पिक्चर तो मुझे बड़ा अजीब लगा था। और उसमें वो जो उसकी स्टेप मदर के साथ भी उसको दिखाया गया कि वो उसे सिड्यूस कर रही है, वो सब चीजें काफी मुझे लगता है कि मैंने तो उस दौर में नहीं देखी, पर पता नहीं उस समय कितना बवाल मचा होगा कि आपने क्या दिखाया जा रहा है। पर मुझे काफी बोल्ड चीजें लगी थी कि ये कि कोई कोशिश कर रहे हैं ऐसी चीजों को दिखाने की, कि और दोनों ही डकैत और यतीम तो गांव में बेस्ड फिल्म्स हैं। तो आपकी क्या ओपिनियन है डकैत और यतीम के बारे में, और फिर हम घायल पे आते हैं। डकैत एक ऐसी फिल्म है जो मैंने शायद इंडिया में नहीं देखी थी तो कभी पूरी नहीं देखी थी। इसकी तारीफ मैंने बहुत सुनी थी, जिन लोगों का मैंने पहले भी मेंशन किया था, मेरे दोस्त अमित और उनके भाई अमन, जो कि मेरे लिए फिल्मी गुरु थे दोनों। तो वो लोग डकैत को काफ़ी हाईली रेट करते थे। और डकैत समहाउ, या तो हमारे यहाँ वीडियो का प्रिंट अच्छा नहीं था, डकैत कभी मुझे वो कॉपी मिली नहीं, और कभी ऐसा मेरे ख्याल मैंने यूएस में आके देखी है, और अभी कोविड में देखी थी डकैत। और यतीम मैंने इस पॉडकास्ट के लिए कुछ महीने पहले देखी थी। तो जितना मैंने सिंह अमरीश पुरी का कैरेक्टर मुझे बचपन में लगा था, क्योंकि यतीम तो मैंने 89 90 में ही देखी थी आई थिंक, जब हाँ फिल्म आई थी। तो डेफिनेटली मैं वो कहूँगा, कंपेयर टू अर्जुन और घायल, यतीम हैज़ नॉट एज्ड वेल। यप। बट तुम्हारी वाली बात सही है कि वो जो प्रतिभा सिन्हा जो उनकी स्टेप मदर बनी है, कुलभूषण खरबंदा कैरेक्टर, डैनी, वो बड़े आई थिंक, अगेन फिर वही जर्नी की बात है। 89 या 90 तक मैंने ऐसे कैरेक्टर नहीं देखे थे, तो वो बहुत ही हिला देने वाले कैरेक्टर हैं कि। और अगेन पता नहीं 12 13 साल की उम्र में ऐसी फिल्म आपको देखनी भी चाहिए कि नहीं, पर वो बात बिल्कुल ही आदमी हिल जाता है देख के, या कोई लड़का हिल जाता है कि भाई, जो तुमने कहा प्रतिभा सिन्हा ये उनका नाम रहे, नहीं सुजाता मेहता, हाँ। सॉरी प्रतिभा सिन्हा नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। सुजाता मेहता का जो कैरेक्टर है, जिनकी स्टेप मॉम बनी है, वो उन्हें हम्म। सेड्यूस करी, और ये चीज़ बिल्कुल एक छाप छोड़ देती है। वाह, ऐसी चीज़ तो बिल्कुल इट केम फ्रॉम द लेफ्ट फील्ड, कभी ऐसा देखा नहीं ना ऐसा सुना। बट जब आप बड़े होते हैं फिर आपको ये चीज़ों की सेंस बनती है, तो उस वे में आई थिंक जेपी दत्ता जो राजस्थान और डेजर्ट से जुड़ी हुई कहानियां काफ़ी अच्छे तरीके से बताते हैं।
तो आई हम्म, थिंक यतीम उस वे में काफ़ी अर्नेस्ट अटेम्प्ट है। इन सारी हाँ। फिल्मों में भाई हम तो नहीं जानते कि एडिटिंग क्या चीज़ है, बट हाँ एज अ फैन हम इन फिल्मों को काफ़ी एडिट कर सकते हैं और क्रिस्प बना सकते हैं। हमें लगता है ये सीन नहीं होना चाहिए था, वो सीन नहीं होना चाहिए था। तो मैं हम्म, यतीम को डकैत से ऊपर मानता हूँ। डकैत जबकि मैंने अभी बोला कोविड में ही देखी थी। डकैत भी सॉलिड फिल्म है। सिमिलर टाइमलाइंस हैं, सॉरी सिमिलर स्टोरी लाइंस हैं कि कैसे हम्म, उन्हें अपनी अपनी फाइट लड़ने के लिए, डकैत में तो वो फुल डकैत बन जाते हैं, बट यतीम में वो आई थिंक वो थोड़ा बहुत सपोर्ट लेते हैं, पर कभी अमरीश पुरी का गिरोह जो बीहड़ में छुपा हुआ है वो ज्वाइन नहीं करते। और हम्म। उनका जो मेन एंटैगनिस्ट है वो डैनी का कैरेक्टर है। गिरधर है, क्या नाम है उनका, बट वो एक पुलिस वाले हैं। हाँ, तो हाँ, हाँ। आई थिंक ये दो नहीं, डैनी फिल्में। ने काफी अच्छी एक्टिंग करी उसमें। हाँ डैनी डैनी में तो भी। शायद। बोलो। हाँ, कैसे, सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट किया, सॉरी। नहीं, बोलिए। मुझे तो डैनी बहुत इंप्रेसिव लगे हैं शुरू से। तो मेरे फादर के हाँ। भी डैनी बहुत फेवरेट थे। उन्होंने डैनी का इंटरव्यू भी किया है शायद ऑल इंडिया रेडियो में। ओह, और उन्होंने यही कहा था कि डैनी बहुत ही नाइस। हैंडसम और कैरिज्मेटिक कैरेक्टर है, पर हाँ, उनको फिल्मों में हमेशा ऐसे भयानक रेपिस्ट या उनको ऐसा हाँ, हाँ, दिखाते हैं मुंह काला हुआ हुआ है या डार्क हुआ हुआ है, बड़ी बड़ी मूछें। तो उनके रोल ऐसे ही मिले हैं। और आई थिंक बिफोर हम घायल की बात लाते हैं, बल्कि बिफोर नहीं उसको टाइन करते हैं, तो डैनी अमरीश पुरी जैसे विलन्स का होना, मेनेसिंग विलन्स का होना या उनकी प्रेजेंस होना, अगर इतने मेनेसिंग नहीं है जैसे घायल के बलवंत राय हैं, वो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिल्कुल। अमिताभ की कुछ फिल्मों में विलन्स इतने ज़रूरी नहीं थे, क्योंकि अमिताभ खुद ही उनकी जो कहानी थी, वो जो दीवार थी और माँ बेटे का कॉन्फ्लिक्ट और फिर हम्म, भाई, तो वो कहानी मुकम्मल थी। इवन सेवेंटीज वहाँ मदनपुरी का किरदार है, पर वहाँ विलन को इतना ग्लोरीफाई और इतना उठाने की ज़रूरत नहीं थी। पर हम्म, सनी के जो कैरेक्टर थे, आई थिंक खासतौर पे अर्जुन में भी चोगले का आना कि धोखा देना, और फिर हम्म। घायल में बलवंत राय और घातक में कातिया, इन सब की इन सब की आई थिंक प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। और यतीम में भी अमरीश पुरी का जो कैरेक्टर है, चाहे वो थोड़ा फनी लगता है इनके आगे आज, बट हम्म। एटलीस्ट वो एफर्ट वही डाला गया है कि ऐसे एक्शन हीरो का एक जो राइवल होगा, जो नेमेसिस होगा, उसको भी जोरदार होना है। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर हम अमरीश साहब और डैनी की बात करें, डैनी साहब की, तुम्हें लगता है कि इन फिल्मों में विलन्स की प्रेजेंस भी जरूरी है? बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ये फिल्में ही जो हैं, खास करके अगर जब जैसे कि हम कह रहे हैं यतीम और डकैत, तो अब इन फिल्मों में एक, क्योंकि आपने कहा था कि मसाला वर्ड, आई थिंक हम मसाला से ज्यादा मैं कहूंगा कि जो ये बेसिकली ड्रामेटिक मूवीज हैं, बहुत ज्यादा ड्रामा है इनमें, पर वो बहुत बिलीवेबल ड्रामा लगता है और आपको बड़ा देखने में अच्छा लगता है। पर इन दोनों ही मैं कहूंगा कि इस फिल्मों में, डकैत और यतीम में, अब आपको विलेंस उतने याद नहीं है। जैसे शायद उसमें रजा मुराद है ना, और इसमें डैनी है यतीम में। पर उनके रोल उतने वो नहीं, उतने मजेदार नहीं है या उतने अच्छे से नहीं लिखा है उनके रोल्स को। अगर आप अर्जुन को देखें तो अर्जुन में भी मुझे लगता है कि प्रेम चोपड़ा का शायद वो करियर का एंड था, तो उस समय वो थोड़ा सा कॉमिकल टाइप की विलन बनते थे हमेशा, और उनकी जो एक्टिंग होती थी वो थोड़ी सी एकदम टिपिकल, जो शायद 60-70s में चलती थी, उस तरह की होती थी। पर घायल और घातक की अगर बात करें तो इनके आज भी दोनों को नाम याद है, बलवंत राय और कात्या। मतलब आप शायद अगर जिन्होंने भी देखी होगी वो फिल्म, वो कभी कोई भूल नहीं सकता है कि ये दो विलन है उस मूवीज के। और यही खासियत है मुझे लगता है कि विलन का एक, जैसे कि हम कहते हैं कि मार्वल में जो या फिर ये जो कॉमिक बुक मूवीज होती हैं, उसमें जो विलन होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो हराया नहीं जा सकता है। कि तो वैसे ही हैं कि ये लोग हैं कि आप अगर कात्या को देखें, और मैं उसके बारे में बात भी करूंगा कि जो उसको कात्या को जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, जिसकी जो एंट्री है और वो लोग मिलने जा रहे हैं, बहुत मिनेसिंग है। और अमरीश पुरी साहब के बारे में अगर कहें, बलवंत राय के बारे में, तो वो तो उनकी जो शायद जो शायद भगवान की देन थी, जो उनकी आवाज ही थी। और वो मुझे अभी भी याद है, वो लास्ट में जब वो मीनाक्षी शेषाद्री को लेके जाते हैं और वो बांध के रखते हैं और वो देखते हैं उसकी तरफ, और जस्ट देखते हैं, शायद डायलॉग भी बोलने से पहले वो देखते हैं, तो उसी में आदमी डर जाता है। और तो मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से कि विलन का तो इम्पोर्टेंट होना, खास करके ऐसी फिल्मों में जहाँ पे आप बिल्कुल एक ब्लैक एंड वाइट है, क्योंकि यहाँ पे कोई जो हमारा हीरो है उसके ग्रे एरिया ज्यादा है नहीं, जो नहीं घायल और घातक में दोनों ही जगह उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, और ये पावरफुल लोग हैं, करप्ट लोग हैं, और विलन का कोई ग्रे शेड नहीं है वहां पे।
तो मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल, और आई थिंक ये पर्पसफुली ही किया जाता है कि वो जो विलन को लिखा गया है। और खास बात ये है कि दोनों फिल्में राजकुमार संतोषी की हैं। तो इवन दो वो जो स्टार्ट हुआ है अर्जुन से, मुझे लगता है जो पीक है सनी देओल का, वो पीक कह लीजिए, या फिर जो उन्हें सबसे ज्यादा उन्हें भुनाया गया है, वो मेरे हिसाब से राजकुमार संतोषी ने किया है उनको। मतलब जो उनकी प्रतिभा सबसे ज्यादा निखर के आई है उनकी फिल्मों में, और ये खास करके दो फिल्में जो हैं, घायल और घातक। और डैनी के बारे में मैं एक और चीज ये मैं ये आपको जब बीच में रोक रहा था, तो मैं यही कह रहा था कि शायद डैनी और अमरीश पुरी ऐसे एक्टर्स हैं कि मुझे याद नहीं कि इन्होंने कभी खराब एक्टिंग करी है। इनकी फिल्म, कोई मूवी मैंने देखी और मैंने कहा हो कि यार ये कैसी एक्टिंग कर रहे हैं, या तो डैनी तो हम सब जानते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डैनी नहीं, बहुत पसंद है। मुझे 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 आई थिंक, हाँ, तो उनके बारे में शायद शायद हो सके कभी फ्यूचर में चाहें तो हम शायद उन पे भी पॉडकास्ट करें, क्योंकि शायद उनको एक जो सबसे आइकॉनिक रोल था, और आई थिंक ये सोचने वाली बात है हम सब के लिए कि आज तो हम अमजद खान को जानते हैं कि उन्होंने इतनी बखूबी वो रोल निभाया है गब्बर सिंह का, लेकिन पहला जो दिमाग में राइटर्स का था वो डैनी को ही था। तो शायद बिकॉज वो FTII के हैं पास आउट, तो मुझे लगता है कि उनकी क्षमता सब जानते थे और उनके पास डेट्स नहीं थी, तो वो नहीं कर पाए। पर हाँ, मैं डैनी के बारे में जरूर ये बोलना चाहता था कि बिल्कुल, कि ही इज वन ऑफ अ काइंड। हाँ, मेरे तो फेवरेट डैनी रोल्स बहुत हैं। कांचा हाँ। चीना अग्निपथ में, और गामा मार्टिन युद्ध में। चाहे वो कॉमिकल विलन हो या चाहे वो कातिया हो, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। डैनी बहुत ही अव्वल दर्जे के कलाकार हैं, और आई थिंक हमारे सारे विलन, हमने हमारी बात भी हुई थी एक विलन्स पे एपिसोड होना चाहिए। और अमरीश पुरी साहब, कादर खान साहब, और जो कि बहुत वर्सेटाइल विलन्स हैं, इन पे तो एक पूरा एपिसोड बनता है। और डैनी भी आई थिंक उसी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसी उसी दर्जे श्रेणी के के हैं वो। कलाकार हैं। हाँ। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमने भी अमिताभ के, मैंने अमिताभ के विलन्स मेंशन किए थे, तो मेनेसिंग विलन्स में मुकद्दर का सिकंदर का दिलावर भी एक, और गब्बर सिंह, ये तो दो लेजेंडरी वो हैं किरदार। बट आई थिंक सनी के साथ जहाँ एक हीरो लड़ता है, वहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि कातिया वाली फिल्म में और ये और फिल्मों में चेंज हुआ कि विलन का भी फाइट करना बहुत ज़रूरी है। स्टोरी राइटर्स को ऐसा लगा, क्योंकि अमिताभ के दौर में जो जेविस्को का कैरेक्टर है, जो उसमें अमर अकबर एंथनी में था, और फिर बाद में माने के रानी जो बिल्ला या जेविस्को के नाम से कई फिल्मों में आए हैं, वो एक मसल होते थे विलन के। और फिर विलन वॉज ज़्यादातर एक मास्टरमाइंड या एक पॉलिटिशियन या एक स्मगलर। वो सूट पहन के सिगार स्मोक कर रहे हैं या पीछे से चालाकियां चल रहे हैं। पर उनकी फिजिकलिटी आई थिंक सनी के दौर में कंसिस्टेंटली उठी है। तो मैं अब घायल की बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे यहाँ सहमत नहीं हूँ, ज्यादातर बातों में तुमसे सहमत ही रहता हूँ कि जब हमारी बातचीत रिकॉर्डिंग के अलावा भी होती है। मैं घातक से इतना इम्प्रेस नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, हर किसी स्टार, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे सनी देओल हो, चाहे यहाँ पे डिनीरो वगैरह भी हो, तो कई बार एक उनकी ऐसी कैरेक्टराइजेशन बन जाती है जिसमें काफी और कहानी सुनाने वाले स्टोरी टेलर्स या कई बार सेम ग्रुप एक चेकबुक से ही दोबारा बहुत सारे चेक काटे जाते हैं। ये लोग काम तो अच्छा करते ही हैं, पर और शायद ये थोड़ा जनरेशनल भी है, क्योंकि मैं थोड़ा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तुमसे पुराना हूँ एक डेकेड। तो घायल और घातक मैंने हाल ही में दोनों देखी हैं। तो मेरा आज भी यही ओपिनियन है कि जो यंग जनरेशन है, जो तुम्हारी जनरेशन के लोग हैं, और शायद मैं गलत हूँ, उनको घातक ज़्यादा पसंद है। मुझे घातक में बस ये लगता है कि घायल को बस थोड़ा सा टचअप करके इधर उधर से वही गुस्सा, वही थोड़ी सी फिजिकलिटी शायद ज़्यादा दिखा के एक एक कमज़ोर कहानी को आगे लाया गया है। ये मेरा मानना है। तो तुम्हारा क्या मानना है? और मुझे घायल पे बहुत कुछ कहना है, बट मैं तुम्हें एक मौका दूंगा कि मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, पर सुनने वालों को बताओ कि तुम घातक को ऊपर क्यों मानते हो इतना। हाँ, तो घातक, सबसे पहली बात है कि जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि जो ड्रामा है घातक का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आ, क्योंकि दोनों ही फिल्में, अगर क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, पर अगर देखा जाए कि घायल और घातक में, तो रीवॉचेबिलिटी बहुत ज्यादा है मेरे लिए घातक की। और जो कैरेक्टर्स भी हैं, जो कि घायल जो एक फिल्म है वो बलवंत राय और अजय मेहरा की है, पर यहाँ पे अमरीश पुरी का बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। आई थिंक वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो जो फादर और सन की इक्वेशन है, और खास करके अमरीश पुरी साहब ने जो वो रोल निभाया है, प्रॉबेबली वन ऑफ हिज बेस्ट रोल्स,
कि जो उनके वहां पे हॉस्पिटल लेके जाने के सीन्स हैं, या फिर जब उन्हें रियलाइज होता है कि वो मरने वाले हैं, और वो जो सीन है वो सनी देओल और अमरीश पुरी का, मुझे लगता है वो बहुत इम्पैक्टफुल है वो सीन्स। और उसके अलावा मैं एक और चीज कहूंगा कि जो अ, एक और चीज बहुत अच्छी लगती है घातक की, वो ये है कि उसमें सेवल, जैसे कि घायल में ये है कि वो उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, वो लड़ रहा है उस चीज के लिए, और फिर वो जा रहे हैं, और फिर वो बलवंत राय से उसको बदला लेना है। पर यहाँ पे जो मेरे हिसाब से जो एक डिफरेंट एंगल है, और जो अगेन सेम, मैं वहां पे आपसे सहमत हूँ कि वो बिल्कुल घायल से ही निकली है घातक, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये भी दिखाया है कि अगर कोई ऐसा पावरफुल आदमी है कि जो परेशान कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ आपको कैसे सबको लड़ना पड़ेगा। तो वो चीज मेरे ख्याल से सनी देओल, वहां पे जो सनी देओल का कैरेक्टर है काशी का, वो यही चीज दिखा रहा है, और एंड में भी वही चीज दिखाई जाती है कि वो बच्चा भी आके उसको मार रहा है। और वो दुकानदार है जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, कि उनको लड़ना पड़ेगा या उनको भी खड़ा होना पड़ेगा। तो सनी देओल वही चीज, जो उसका कैरेक्टर है काशी का, वो ये चीज दिखा रहा है कि इनसे हमें कि वो उनको एम्पावर करने की कोशिश कर रहा है, उनको दिखा रहा है कि भाई कि तुम लड़ सकते हो इससे। वहां पे घायल में ये चीज है कि आई थिंक वो जस्ट दो कैरेक्टर हैं वहां पे। राज बब्बर का कैरेक्टर थोड़ा सा जैसा कि मैं कहूँ कि उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया राइटिंग में, कि उसका जो इक्वेशन है वो थोड़ा बहुत दिखाया गया कि ही इज क्लोज टू हिज फैमिली, और जो उसकी भाभी हैं और भाई हैं। लेकिन वहां पे मुझे लगता है वो और अच्छे से आया, जो स्पेशली वो अमरीश पुरी और सनी देओल का जो इक्वेशन है। तो इसीलिए, और भी चीजें हैं जो मुझे घातक में ज्यादा अच्छी लगती हैं कंपेयर टू घायल। पर आप बताइए कि आपको घायल क्यों ज्यादा पसंद है। यार जब घातक आई थी तब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में आ चुका था, तो मैंने घातक अपने दोस्तों यारों के साथ, अगर मैं इंडिया होता तो कॉलेज में होता तो मैं देखता, और उन सबको घातक पसंद आई थी। तो मैंने घातक देखी। मुझे घातक में पॉपकॉर्न मोमेंट, जो हाईलाइट मोमेंट्स हैं कि जो नीचे मुकेश ऋषि और उसके भाइयों से लड़ाई है, फिर वो एक सीन बहुत ही मास है जब पुलिस वाले इनको रोक रहे हैं। तो मेरा एक सीधा सा आई थिंक इक्वेशन है, right? जब कोई अच्छी फिल्म चल रही है तो उसमें मोमेंट्स आती हैं, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं सिनेमा में देख रहा हूँ तो मैं हैवी फिल्मों में तो नहीं, पर जैसे कोई फिल्म है जैसे तलाश थी, जो इतनी हैवी भी नहीं थी पर एंटरटेनिंग फिल्म थी, तो मैं अपनी घड़ी देखने लगता हूँ कि यार ये फिल्म खत्म ना हो। तो और कई फिल्में इतनी बेकार होती है, आदमी कहता है खत्म क्यों नहीं हो रही। तो घातक में मुझे 2-3 बार लगा कि फिल्म खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि एक जो एक्शन फिल्म की ट्रेजेक्ट्री, जो एक मेरे हिसाब से एक फॉर्मूला होता है कि उसमें पहले जैसे बॉन्ड फिल्म में भी विलन दिखाया जाता है, या मिशन इम्पॉसिबल में पहले दिखाया जाता है एक बहुत ही ज़बरदस्त मिशन हो रहा है, वो उनकी सिग्नेचर है, फिर वो उनकी एंट्री पॉइंट है, किसी ने मिशन इम्पॉसिबल पहले नहीं देखी है तो इथन हंट इंट्रोड्यूस हो गए हैं वगैरह वगैरह, तो फिर असली विलन आता है और फिर मिशन मिलता है। तो घायल का जो अजय मेहरा है, वहाँ मैं तुमसे सहमत हूँ, जो हमारी बात हुई थी कुछ दिन पहले, कि वहाँ पे वो शुरू में जो गाना है मीनाक्षी के साथ, और वो मौसमी चैटर्जी के साथ भी 2-3 जो सीन हैं, अंकल गुप्ता जो कि शफी नामदार है, वहाँ थोड़ा फैट कट किया जा सकता है। पर अगेन, जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ घुमा फिरा के, अगर आपने फिल्में सीक्वेंस में देखी हो, अगर जैसे तुमने पहले घातक देखी थी तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बट फिर घायल उस लेवल में तुम्हें कभी लगेगी नहीं, क्योंकि तुमने घायल बाद में देखी है। तो जब घायल पहले आती है, भाई एक एक कॉपी है फिल्म की, है किसी ने ऐसे लिखा है, मैं तुम्हें लिख के दे दूं, और फिर वो ऐसे लोगों को बहुत पसंद आया, अब तुम वही ऐसे दोबारा लिख रहे हो, उसको थोड़ा रीअरेंज कर रहे हो मेरी हेल्प से ही। तो सबसे बड़ी बात तो ओरिजिनलिटी, एक जो आपने, जैसे दीवार के आगे त्रिशूल और शक्ति अच्छी नहीं है, राइट? क्योंकि वही सेम विजय का गुस्सा उन्होंने चैनल किया है, उसके ऊपर 4-5 किरदार लिख दिए हैं क्योंकि कहानी बाकी थी। और ये अमेरिका में भी होता है, कि जैसे मुझे पता चला कि श्रेडर ने भी टैक्सी ड्राइवर को बहुत डिफरेंट बार बताने की कोशिश की है, क्योंकि वो कैरेक्टर इतना वाइड है, आपको बार बार बताना है। तो मुझे वो लगता है कि जो बलवंत राय और अजय मेहरा के बीच में जो हो रहा है, और सनी देओल को जब वो अनकवर करते हैं कि राज बब्बर जिंदा है कि नहीं, और फिर अन्नू कपूर का आना, फिर शरद सक्सेना से फाइट होना, फाइट्स इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, घातक का एक्शन बेटर है, पर एक टेम्पलेट थी उनके पास। और फिर वो जो सीन है जब इंस्पेक्टर शर्मा के साथ सनी देओल को जेल में डाला जाता है, फिर वो जो पूरा एक मोनोलॉग है कि एक सैलाब आएगा, फिर वो कॉलेज स्टूडेंट को थप्पड़ मारा जाता है और सनी उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि एक सैलाब आएगा, सारी गंदगी को इस देश की बहा ले जाएगा।
फिर कुलभूषण खरबंदा उन्हें मिलते हैं और ये सारी कहानी सुनाई जा रही है। तो वो जो सीन है मुझे लगता है जैसे कि कैसे कहूँ कि वो आपको क्रिएट करते जा रहे हैं, एक मोमेंट के बाद अगली मोमेंट आपको क्रिएट कर रही है। और उसमें जो एंटी क्लाइमैक्स है, जब ये जेल से कैदी बाहर आ चुके हैं और ये मार रहे हैं, हाँ, सिर्फ एंड को मैं कहता हूँ बच्ची बंदूक पकड़ा रही है, वो होना नहीं चाहिए। बच्चे कभी किसी को बंदूक ना पकड़ाएं और फिर ताली बजा रही है बच्ची। वो चीज़ें हिंदुस्तान में होती हैं और आज के हिंदुस्तान में नहीं होंगी, क्योंकि हम समझ गए हैं कि ये वायलेंस के साथ बच्चे नहीं जोड़े जाने चाहिए। और वही घातक में एक बच्चा भी आगे कातिया को मार रहा है, वो उस पर एक अलग बातचीत होती है कि भाई हम किस तरह की कमेंट्री दे रहे हैं और उस पर हम थोड़ा पुलिसिंग करें कि बच्चे उन सीन्स में ना आए। बच्चों को एक्सप्लॉइट तो किया जाता है, पर बच्चे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ यू नो इस तरह की कहानी के अंजाम देने में। तो मेरा बस ये मानना है कि घातक में जब वो उनके अखाड़े में घुस के मारते हैं, वो भाइयों को वार्निंग देते हैं, उसके बाद फिल्म 8 या 10 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए थी। वो बार बार जैसे कहते हैं ना, एक चीज अच्छी लग गई फिल्म में, उसी पिक्चर में बार बार उन्हें दिखाया जा रहा है। हाँ, बेटे और पिता का और उनका फ्रीडम फाइटर होना, वो एक अच्छी कमेंट्री है, उसको मैं नहीं कहूंगा टच करना चाहिए। वो एक अच्छा रिलेशन है, पर उसमें अगर राज बब्बर वीक है तो सनी के जो भाई हैं घातक में, वो तो बहुत ही वीक है। वो तो कैरेक्टर को पूरी तरह से उन्होंने डिफाइन भी नहीं किया है। जो राज बब्बर का कैरेक्टर है, वो कम से कम उसमें दिखाया गया है कि भाई उन्होंने सनी को रेज किया है, उनके पिता नहीं है, वो अपने बेटे की तरह रेज कर रहे हैं। तो वहां समझ आ रहा है कि भाई उनका गोल था कि मेरा भाई बॉक्सर बने। और फिर अन्नू कपूर को भी डिटेल दी गई होती है कि जब उन पे वो सट्टा लगाते हैं। तो मेरे हिसाब से घायल मुकम्मल फिल्म है। 20-25 मिनट इधर उधर काटे जा सकते हैं, पर जैसे टर्मिनेटर 2 टर्मिनेटर से अच्छी नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल आइडिया को आप कंप्यूटर ग्राफिक्स से बेटर कर सकते हैं और आर्नल्ड को आप सेवियर बना सकते हैं। पर जो ओरिजिनल कहानी है, ओरिजिनल किरदार है, और घातक तो सही माने में सीक्वल भी नहीं है, बस उसको घायल पार्ट 2 क्यों कहा गया तो मुझे आज तक समझ नहीं आता। आपने बस वही गुस्सा और वही हेल्पलेसनेस और फिर वही रिमोर्स को आपने पैकेज करके। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि घातक में पॉपकॉर्न मोमेंट्स, लड़ाई के जो सीन है वो ज्यादा हैं, पर इस उम्र में मैंने दोनों फिल्में दोबारा देखी, तो मेरा 96 का वही वर्डिक्ट था जो मैंने जब घातक अमेरिका में देखी थी। मैंने कहा नहीं, घायल के तो आसपास की भी फिल्म नहीं है। और मेरे दोस्त भी हैं जिनसे मैं पूछता हूँ, कहते हैं उनको बहुत मजा आया था देख के। पर और अगेन, ये सब हम 80s के लोग हैं, तो वो सब भी कहते हैं कि नहीं, कि घायल की स्टोरी टेलिंग और घायल का जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, वो ज़्यादा ग्रिपिंग है। घातक में वो बात नहीं दिखती। तो मेरे ये रीज़न है कि भाई जब एक एक्शन फिल्म चल रही है, उसमें मोमेंट्स आती हैं, तो मोमेंट्स हल्के हल्के एलिवेट होती हैं। सनी देओल का भाग के इंस्पेक्टर शर्मा को मारना और फिर कुलभूषण खरबंदा के घर छुपना, ठीक है, कुछ उसमें वीक सीन है जो मैं तुम्हें मौका दूंगा बोलने का, जो डिसूजा का कैरेक्टर और कमिश्नर जो है कुलभूषण खरबंदा के कैरेक्टर के बीच में जो बातचीत होती है। बट जो फिल्म का जो मेन मीट एंड पोटैटो है, जो अमेरिका में सेइंग होती है, आई थिंक उसमें घातक, क्योंकि ओरिजिनल कहानी है, वो काशी और कातिया से, मुझे लगता है वो जो इक्वेशन है प्रेम चोपड़ा, सॉरी, अमरीश पुरी की, चाहे वो खुद लड़ते नहीं हैं, वो वो इक्वेशन बेहतर है। और हाँ, वो सीन जो कटहरा उठा देते हैं जब शफी नामदार का कैरेक्टर आके उनको कोर्ट में उनके खिलाफ गलत गवाही देता है, फिर जब उससे पहले अमरीश पुरी से मिलने जाते हैं, उनको उठा के फेंक देते हैं और कहते हैं वो डायलॉग कि जो तुम्हारे पीछे आदमी आए हैं उनको देख के, अपने कुत्तों को देख के तुमने जो भौंकना शुरू किया है। आई थिंक वो जो सीक्वेंसेस हैं एक एक्शन हीरो की, आई थिंक वो सनी की पीक है मेरे हिसाब से। दामिनी नहीं है, उस पर भी बात की जाएगी, बट इस वक्त मेरा ये मानना है कि ये सेम फिल्में हैं। और घायल थोड़ी सी बेहतर कहानी है, और उसमें जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, उनके बाद जैसे कहते हैं ना, मीट द मोमेंट है, वो एक मोमेंट के बाद दूसरी मोमेंट आती है और वो बेहतर होती जाती है। घातक में मुझे लगता है कि फाइनल सेमीफाइनल से पहले खेला गया है। हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा मैं तो डिसएग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि मैंने घायल भी अभी रिसेंटली फिर से देखी थी। और मुझे तो ये लगता है कि जो 40-45 मिनट है वो ही, मतलब मैं आपकी बात वो समझ रहा हूँ कि वो ओरिजिनल आइडिया है। पर इस पे जैसे कि आपने कहा कि दीवार, त्रिशूल और शक्ति की जो बात करी, मुझे लगता है वो वहां पे थीम्स कॉमन है। पर आई थिंक वो बहुत अलग अलग फिल्में हैं तीनों। और दीवार आई थिंक अपने आप में जिस तरह से लिखी गई है, मतलब वो एक मुकम्मल फिल्म है, उसमें मतलब आप कोई कमी नहीं निकाल सकते दीवार की स्क्रिप्ट में। घायल में मुझे लगता है कि शुरू के 40-45 मिनट अगर आज आप किसी को दिखाएं, अगर आपको हॉल में रिलीज होती है, तो आई थिंक आपके लिए शुरू के 40 मिनट बैठना बहुत मुश्किल है उस फिल्म में। क्योंकि मैं एज अ होल फिल्म की बात कर रहा हूँ कि उसमें वो जो कॉमेडी सीन्स है उसके, एज अ बॉक्सिंग, और प्रवीण कुमार आते हैं और फिर बीजू खोटे, और फिर वो दो गाने हैं, मतलब उसमें दो गाने हैं वो कहानी कहने में, कि उसकी फैमिली का वो, मैं
उसी चीज मुझे लगता है कि वो आपका अटेंशन होल्ड नहीं कर पाती है फिल्म 45 मिनट्स। तो आपको वो 45 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, कि वो देना पड़ेगा कि भाई कि अब कहानी स्टार्ट होगी। अ, और मुझे लगता है वहां पे राइटिंग काफी वीक है। और जैसा कि आपने वो बात कही कि वो बार बार वो जो फेस ऑफ है, मुझे लगता है कि वो राजकुमार संतोषी की राइटिंग का पार्ट है। आई थिंक घायल में भी वो रिपीट होती है चीज की, जैसे कि मुझे वो चीज बड़ी अजीब लगती है कि वो उसको मारने जाते हैं कार में और वो गोली नहीं रहती है उनके रिवॉल्वर में, जो कि आदमी बदला लेने जा रहा है और उसको लाइक थोड़ा सा मतलब वहां पे मैं एज अ फैन पुट ऑफ हो जाता हूँ कि अगेन शायद मैं हॉल में देखता। आपकी बात सही है कि अगर 90 में जब रिलीज हुई तो शायद मैंने उतना नोटिस नहीं करता, पर जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहां पे ये सब, क्योंकि वहां पे वो फिल्म वहां पे भी वो खत्म हो सकती है घायल कि अगर वो बंदूक में गोली है तो वो मार दे उसको, पर वो चेस करता है, वो उन्हें वो दिखाना है और वो जबरदस्ती मुझे लगता है कि वो सीन डाला गया है कि भाई कि गोली खत्म हो गई और फिर वो फिर से एक बार फेस ऑफ होता है। एक और चीज जो मुझे कमजोर लगती है वो है डायलॉग्स। जैसा कि आपने कहा तो पॉपकॉर्न मोमेंट्स, बट अगेन दोनों ड्रामेटिक फिल्म्स हैं। अगर आप घायल की भी जो बात करें, जो वहां पे वो सनी देओल की जो हम कह लें कि यूएसपी है, वो है कि वो जो एक जो उनकी चिल्लाने की क्षमता है, वही चीज यूज की गई है दामिनी में भी, घातक में, घायल में, और उसके बाद तो सलाखे, जिद्दी, हर मूवी में, जीत में वो शायद वो जो आंख देखते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, वो चीज हमेशा उनकी इनकैश कराने की कोशिश करी गई है। पर घातक में मुझे लगता है उन्हें बेटर डायलॉग्स हैं, कि जैसे कि मैं कह रहा था कि वो डायलॉग्स आपको याद रहते हैं, जैसे कि हमें विलन के नाम याद है, वैसे ही घातक के डायलॉग्स हैं। और जो वो फेस ऑफ है ना, जो विलन और आपके जो हीरो के बीच जो बातचीत हो रही है, और वहां पे मुझे लगता है आपने वो मेंशन किया, वो जो सीन है कि वो जो अस्थियां वो करने जाते हैं और वहां पे वो अटैक करते हैं और दोनों पुलिस वाले उन्हें रोक रहे हैं, मेरे ख्याल से वो चीज वो बिल्कुल एकदम पीक है। हाँ, शायद पिक्चर अब वहां खत्म कर सकें कि अगर मार दें, पर मैं राजकुमार संतोषी की राइटिंग को अगर के थीम देखूं तो वो है कि ह्यूमिलिएशन बहुत बड़ा पार्ट होता है। जैसे कि आप कह रहे थे शफी इनामदार का जो कैरेक्टर है, वो सिर्फ उसकी भाभी और उसको ह्यूमिलेट करने के लिए ही वो आता है वहां पे कोर्ट में, और वो कहता है कि इसके अपने भाभी के साथ रिलेशन है। सेम चीज यहाँ पे उन्होंने करी है, शायद ओवर ड्रामेटिक किया है यहाँ पे, कि भाई उसे वो अमरीश पुरी के कैरेक्टर को कुत्ता बना देता है और वो टॉमी टॉमी करके उसे चिढ़ा रहा है और ह्यूमिलेट कर रहा है सबके सामने। और ये चीज मेरे को मैंने खाकी में भी मैं मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि राजकुमार संतोषी की बात हो रही है, तो वो जो सीन है अजय देवगन और अमिताभ बच्चन के बीच का, जहाँ पे वो थप्पड़ मारते हैं और फिर वो कहता है कि अब ये उसके हवलदार से थप्पड़ पड़वाते हैं, तो ये मेरे ख्याल से उनका एक थीम रहता है जो कि वो रिपीट करते हैं राजकुमार संतोषी अलग अलग तरीके से अपनी फिल्मों में। पर मैं मानता हूँ कि घातक के डायलॉग्स, और इवन अगर मैं कात्य और बलवंत राय को कंपेयर नहीं करना चाहता, पर एज अ व्यूअर, जैसे कि उनको पियानो बजाते हुए दिखाया जा रहा है बलवंत राय को, यहाँ पे मुझे लगता है कि कात्या को देख के ज्यादा डर लगता है, ज्यादा मिनेसिंग कैरेक्टर है। अगेन मैं बिल्कुल भी डिमीन नहीं करना चाहता बलवंत राय को, पर मैं कह रहा हूँ कि वहां पे जो वो चीज है कि वो उसकी जाके जो उनके साथ अगेन फेस ऑफ, एक और जो आप कह रहे थे कि वहां पे फिल्म खत्म हो जाती, जहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे साथ रहेगा तो रुपया पैसा मिलेगा, वो जो फेस ऑफ्स है ना, मे भी मेरे लिए शायद एक ड्रामेटिक मूवी में, ड्रामा मूवी में मुझे शायद वो ज्यादा पसंद आता है। और घायल में मैं जैसे कह रहा था कि जो ओमपुरी का कैरेक्टर है, अगेन कुलभूषण, आई थिंक वहां पे वो जो उसको लास्ट में उन्होंने एक डायलॉग रखा है उन दोनों के बीच में, जहाँ पे कुलभूषण खरबंदा ये बात कहते हैं कि मैं पकड़ना तो चाहते थे, तुम्हें क्या लगता है हमने कोशिश नहीं करी, लेकिन वो बच जाता था। वो मुझे थोड़ा सा वीक लगता है कि लाइक वो उतना कन्विंसिंग नहीं है मेरे लिए। लाइक कि अगर आप इतने दो बड़े एक्टर्स को है तो उनके थोड़े डायलॉग्स वहां पे, या जो भी वो वहां पे दिखाना चाह रहे हैं कि वो ओमपुरी का कैरेक्टर, वो अब सनी देओल की तरफ उसका झुकाव थोड़ा सा हो रहा है, वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि एज अ व्यूअर उतना अच्छा नहीं है। पर हाँ, वो बात मैं आपकी बिल्कुल मानता हूँ कि जो आपने कहा कि ओरिजिनल आइडिया शायद घायल ही है। पर मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप मदर इंडिया की बात करें तो शायद मदर इंडिया एक पहले बन चुकी थी औरत, और औरत के रूप में, लेकिन जो मदर इंडिया थी वो आई थिंक अपने आप में वो जो सारी चीजें मिल के निकल बन के आई, तो फिर वो मदर इंडिया एक बेटर फिल्म थी। इवन दो औरत का ही आइडिया था, वो रीमेक ही थी एक तरह से औरत का। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जो घायल है, कि यहाँ पे जो कि वो जो मैं कह रहा था 40-45 मिनट है, वो यहाँ पे जो अमरीश पुरी और उनके बीच की इक्वेशन दी गई है, वो जो वो ताम्रपत्र ला रहे हैं और वहां पे वो अपना जो उनका एक टैक्सी में भी आ रहे हैं, तो
वो जो कॉमिक एंगल भी अगर है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा बेटर है। और घातक में मतलब, और घायल में मुझे लगता है एक और चीज में, लास्ट चीज घायल की, मैं डिस नहीं कर रहा हूँ कि घायल मैंने भी बचपन में काफी बार देखी है, लेकिन एक है कि वो जब वो चारों रहते हैं और वो गाना बीच में चालू हो जाता है, वो मुझे बड़ा लाइक अजीब लगता था कि ये चारों बदला लेना चाहते हैं और फिर ये लड़की बीच में नाच रही है और ये क्या कर रहे हैं आप। हाँ, पर उसमें तो तो मैं ये कहूंगा कि सनी वो गाना एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग सनी के साथ आए हैं आई थिंक। हाँ, पर मैं गानों को तो मैं खुद डिस्काउंट करता हूँ कि गाने होने ही नहीं चाहिए। पर जो मितवा का कैरेक्टर और सुदेश बेरी की आई थिंक डेब्यू फिल्म थी, अ, हाँ तो आई थिंक वो चीज़ें तो हिंदी फिल्मों का एक हिस्सा हैं। और मैं तो प्यार तुम मुझसे करती हो, डोंट से नो, मैं तो वो गाना भी हटाना चाहता हूँ। बट एक बात अभी बात करते हुए तुम्हारी याद आई कि घायल की जो शुरुआत है वो बहुत इंप्रेसिव है, कि सीधा दिखाया है कि सनी को सजा हो रही है। ऐसी जब फिल्म हो हाँ तो ऑडियंस, आप सिनेमा में घुसते हैं, घर पे भी देख रहे हैं किसी के वीसीआर पे उन दिनों, तो सब सन्नाटा छाया था क्योंकि वो इट पुल्स यू इन। तो वो भी एक बहुत पावरफुल स्टार्ट है कि भाई जो हीरो है वो जेल में कैसे है, क्योंकि ये क्या हो गया। तो वो एक बहुत ही आई थिंक पावरफुल स्टोरी है जो शुरुआत होती है वहाँ। जो तुमने जितने पॉइंट उठाए मैं उनसे आर्ग्यू नहीं करूंगा, पर मेरे हिसाब से वो फिल्म का मीट एंड पोटैटोज नहीं है, वो फिल्म का कोर नहीं है। कोर यही है कि उनका गुस्सा कैसे आ रहा है, गुस्से का जो सैलाब आ रहा है। और वो सनी की आइकॉनिक मोमेंट है जो इंस्पेक्टर शर्मा के साथ मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो वो हाँ ताली बजाते हैं और फिर खुद सर हिलाते हैं। आई मीन दैट्स स्पॉन्टेनियस। ये चीज अगर डिनीरो कर दे तो वो आइकॉनिक हो जाते, या अमिताभ करते, क्योंकि सनी उस दर्जे के एक्टर नहीं है। पर ये जो सीन है जो गुस्से का है, और फिर वो माई फुट के बैठते हैं, और मुझे लगता है वो मोमेंट से पूरी घातक निकली है कि वो जो गुस्सा है ना, वहाँ वो गुस्से की छवि दिखी है। फिर सेम सनी देओल, सेम संतोषी साहब बैठ के भाई फिल्में तो बनानी है कि एक कहानी को और बिल्कुल और बनाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि घातक मजे की फिल्म नहीं है, क्योंकि मुझे भी वो एक्शन फिल्म उस तरह की, मैं घातक बीच में उठते बैठते देख सकता हूँ। पर मुझे जो मैंने अपने जो रीजन दिए वो लगते हैं कि घातक एक तो बाद में आई है, और बस वो बना दी गई फिल्म उसी गुस्से के ऊपर लेके, क्योंकि जब वो गुस्से को लेके पहली फिल्म बनाई गई है, दैट कैचेज यू बाय सरप्राइज। कि एक बंदा है जो गाने वाने गा रहा है, पर उसके अंदर एक ये वाली भावना, ये वाला डिमीनर भी बसता है। तो जो काशी है, जहाँ उनके पिता की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पर मैं आई नेवर वार्म अप टू काशी, क्योंकि मेरा मेरा यार वही मानना है, जो मैंने सीधी सी मेरी चीज़ है, जो मैंने कोई पहले चीज़ देखी भी है, तो फिर बाद में जब मैं चीज़ देखता हूँ उस सीक्वेंस में, बहुत ज़रूरी है सीक्वेंस, आपने पहले क्या देखा, तो मैं इतनी इजीली उस चीज़ को एम्ब्रेस नहीं करता। शायद ये मेरी एज है, मेरी उम्र का तकाजा है, मैं थोड़ा मे बी रिजिड हूँ, थोड़ा नैरो माइंडेड हूँ। पर एंटरटेनमेंट से तो मेरा रिश्ता यही है कि जो चीज़ मुझे समझ आ गई, फिर अगर आपने मुझे दोबारा इम्प्रेस करना है तो आपको उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आउटडू करना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं गलतियां बहुत निकालूंगा। पहले ड्राफ्ट पे तो मैं गलतियां इतनी नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो एक इजाद है। औरत मैंने देखी नहीं है, तो मैं उस बारे में तुम्हारा एग्जाम्पल को चैलेंज नहीं कर सकता, बट आई एम श्योर यू राइट, मदर इंडिया इज आइकॉनिक। तो कई बार ये नहीं है कि अ, नकल या इंस्पिरेशन में अकल नहीं होती, होती है। बट मेरे हिसाब से घातक में वो ग्राफ बहुत ऊपर नीचे है, कि वो मोमेंट्स आती हैं, फिर वो जो अंजाम एंड वाली मोमेंट है कि बस्ती में उसको कुत्ता बना के, ये चीज़ तो मुझे कभी पसंद आई नहीं। यही मेरा इशू प्रकाश झा के साथ भी रहता है, कि उनकी फिल्मों के फर्स्ट हाफ वो इतना एलिवेट कर देते हैं एक्सपेक्टेशन, चाहे गंगा जल हो, फिर सेकंड हाफ में, क्योंकि मुझे फिर क्लाइमैक्स जरूर चाहिए, मुझे एंड जरूर चाहिए जो फिटिंग हो स्टोरी और उस कहानी को अपने मकाम तक पहुंचाने के लिए। जब वो नहीं मिलता तो फिर मैं थोड़ा, वो एक मजा किरकिरा रहता है। जैसे इंग्लिश फिल्मों में मेरे हिसाब से स्काईफॉल बहुत मुकम्मल एक्शन फिल्म है, बॉन्ड फिल्म, क्योंकि उसमें सारी जो कहानी है उसके उतार चढ़ाव, बॉन्ड का गिरना, फिर बॉन्ड का वापस आना, फिर विलन का इंट्रोड्यूस होना बहुत लेट, और फिर उनकी हिस्ट्री दिखानी जिस घर में थे वहां पे, एंड में फिल्म क्लाइमैक्स है, तो एक चैप्टर क्लोज होता है। तो ऐसी फिल्में बहुत कम होती हैं जो पॉपकॉर्न एक्शन फिल्म है, जिसमें कहानी भी मजेदार है और फिर उसमें किरदारों को भी इक्वल वजन दिया गया है। तो कई जगह ऐसा नहीं होता है। तो आई थिंक हमारा डिसएग्रीमेंट तो सुनने वाले ही बताएंगे। अगर हाँ, तुम्हें कुछ और कहना है तो चलिए। मैं 1 मिनट देता हूँ, वरना फिर संतोषी पे बात करके इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। हाँ, नहीं तो इसको उसी बात पे खत्म करते हैं कि जो वो बॉर्डर का सीन है जो जैकी श्रॉफ और सनी देओल जब वो एयरक्राफ्ट में बैठ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि एयरफोर्स, और फिर वो कहते हैं आर्मी। तो आई थिंक ये घायल और घातक का भी शायद वही है हाँ, कि और आप। शायद हाँ, सुनने वाले मुझे एक अंकल समझ के गए, क्या बात कर रहा है भाई, घातक बहुत जबरदस्त फिल्म है, और सराखों पे जो नहीं सुनेगा और उनका नहीं डिसएग्रीमेंट सही है। नहीं नहीं, बट पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल भी, मैं अगर आप कहेंगे कि तो मैं खुद मानता हूँ कि मेरे लिए तो बहुत आइकॉनिक फिल्म है घायल भी।
और स्पेशली अगर वो 40-45 मिनट में हटा दूं तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है फिल्म। और स्पेशली सनी देओल के कारण ही। और वो एक घायल की अगर एक और चीज में बात करूँ कि वहां पे जो वो सीन है, वो जो राज बब्बर को मारने के बाद और वो छोड़ के जाते हैं वहां पे, अगेन वेरी पावरफुल सीन। मुझे लगता है कि सनी देओल ने काफी अच्छी एक्टिंग करी है। वो सेम सीन वहां पे भी है घातक में भी, जहाँ पे जब वो फादर उसको पता चलता है कि वो मरने वाले हैं, तो मुझे लगता है दोनों अलग अलग सीन है, क्योंकि वहां पे वो मरा नहीं है, उसे पता चलता है कि मेरा फादर मरने वाला है। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी डिफरेंट इमोशन, कि जब आपको पता लगता है। और वहां पे वो मर गया है एंड ही वॉज इन अ डिफरेंट होप कि शायद उसको वो चीज, वो उसके हाथ में है वो लाश। तो दोनों ही फिल्मों में अगेन, जैसे मैं कहूँ कि हमने कह ही दिया है कि वो एक राइटर की पिक्चर है राजकुमार संतोषी की, तो उन्होंने वही चीजें की हैं, लेकिन अगेन आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा ट्वीक किया है। तो इसको बॉर्डर की तरह ही, शायद वैसे ही आर्मी और एयरफोर्स की तरह, घायल घातक, आप घायल और मैं घातक हाँ करके बिल्कुल हम सही है। हाँ पर मैं चढ़ इतना के। कहूँगा, मेरे लिए घातक आइकॉनिक नहीं है, पॉपकॉर्न फिल्म है। चलिए बात करते हैं राजकुमार संतोषी की। और तुमने जो मुझसे पहले एक सवाल पूछा था उसका जवाब देके मैं तुम्हें फ्लोर देता हूँ कि एक ऐसी फिल्म और है जैसे नरसिम्हा है, राइट। वो मैंने हाँ। सिनेमा पे देखी थी और मुझे तब सनी बहुत पसंद थे। तो आज वो फिल्म मुझे काफ़ी वीक लगती है। उसमें पॉपकॉर्न वैल्यू है पर वो घातक से भी शायद कमज़ोर फिल्म है। बट उसमें सनी का शुरू के 20-25 मिनट है जब नरसिम्हा को इंट्रोड्यूस किया गया है, वो एक मास अपील वैल्यू थी एटलीस्ट मेरे लिए, कि वो सीन मैं बार बार देख सकता है जब नरसिम्हा सो रहा है, फिर नरसिम्हा को पहलवान उठा के ले जा रहे हैं। और वो जो उनकी लाइनें हैं, वो उस वक्त एक 14 साल 15 साल के लड़के के लिए वो काफ़ी इम्प्रेसिव था वो। और क्षत्रिय में वो गुस्सा फिर देखा गया है। बट सेंटर पीस इस कॉन्वर्सेशन के बीच में यही है कि राजकुमार संतोषी ने घायल और घातक बनाने में 6 साल का गैप है, और उसके बीच में 3 साल में दामिनी आती है, जहाँ पे एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है। और उसमें ऋषि कपूर को, ऋषि कपूर के साथ वही हुआ है जो सनी देओल के साथ डर में हुआ है कि दीज गाइस डिडंट गेट द मेमो कि वो हीरो नहीं है उस फिल्म के। तो एंड में सनी आके सारी एक्कोलेट्स ले जाते हैं। पर तो हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं नहीं नहीं, मैं तुम्हें ही बोलता दे रहा था कि अब दामिनी की बारे में हम कहाँ से बातचीत शुरू करें, कि तुम्हें दामिनी सनी के ग्राफ में कहाँ लगती है, तुम्हें कहाँ उसके हाई पॉइंट्स लगते हैं। जैसे तारीख पे तारीख और जो पीछे तलवार या चाबुक की आवाज आ रही है, मुझे बहुत ही वीक सीन लगता है। अप टिल दैट हूँ। पॉइंट सनी का काम और सनी को जो लाइनें दी गई हैं बहुत अच्छी हैं। बट उसमें अमरीश पुरी का किरदार जो चड्डा है उसका थोड़ा कॉमिकल होना मुझे दामिनी को थोड़ा कमजोर बना देता है। दामिनी ओवरऑल तो एक अच्छी वॉच है आज भी, कि उसमें गलतियां निकालूंगा नहीं मैं इतनी, क्योंकि मैंने काफी बार देखी है और इस पॉडकास्ट के लिए हाल ही में देखी थी। पर इस पॉडकास्ट के लिए जब मैंने दोबारा देखी तो मुझे लगा अमरीश पुरी का जो कैरेक्टर है वो काफी कॉमिकल है और मुझे मजा नहीं आया। वो क्लैश ऑफ द टाइटंस नहीं है, क्योंकि उनको कई बार, जैसे टेरेंटिनो ने भी कहा था अपनी किताब में, कई बार किसी को आप गिरा देते हैं दूसरे को उठाने के लिए। आई डोंट नो वो कॉन्शियस मूव थी सनी को ज्यादा इंप्रेसिव दिखाने के लिए जब गोविंद वापस आ रहा है, कि चड्डा का किरदार है वो मैने सिंह कहीं से नहीं है। अमरीश पुरी ने जो मेरी जंग में ठकराल का कैरेक्टर किया था वो मैंने सिंह है, कि वो रूथलेस वकील है। चड्डा है रूथलेस एक्शंस में, पर डिमीनर में एक वो चुनिया वाला जो है वो एक जबरदस्ती का कॉमिकल एंगल है जिसपे हंसी तो बिल्कुल नहीं आती, पर मेरे हिसाब से वो मैने सिंह भी कम हो जाते हैं। क्या कहना चाहते हो? अ, मुझे तो दामिनी काफी पसंद है। और पहले मैं वो ऋषि कपूर वाली बात कहूँ कि ऋषि कपूर, मुझे लगता है ऋषि कपूर ने भी बहुत अच्छा काम किया है उसमें, दामिनी में। कि बिल्कुल जो स्पेशली जो उनकी जरूरत है, वो जो आई थिंक सेकंड हाफ में तो वो कोर्ट रूम ड्रामा ही बन जाती है पूरी फिल्म। तो मुझे तो आई नो सबको सनी देओल और अमरीश पुरी ही याद है, मीनाक्षी शेषाद्री ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन जो जो ऋषि कपूर की अगेन जो एक्टिंग है, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है दामिनी में। खास करके वो जो लास्ट के सीन्स है उनके, जो वो सनी देओल को टोकते हैं, जब वो कहते हैं कि तुम क्या बोलते जा रहे हो। और फिर लास्ट में भी जो उनका मोनोलॉग है एक, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऋषि कपूर तो अगेन मैं उनको बहुत ही हाईली रेट करता हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत ही कम फिल्म है जहाँ पे ऋषि कपूर ने भी खराब एक्टिंग की होगी। ऐसी शायद गिनी चुनी फिल्में होंगी कि उनकी एक्टिंग हमेशा टू द पॉइंट रहती थी, जो भी किरदार वो निभाए। आ, मैं इसमें एक मैं बात कहना चाहूंगा, जस्ट टू क्लैरिफाई। हाँ। मुझे भी ऋषि कपूर बहुत पसंद है और आई थिंक वो बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं। पर यहाँ मुझे लगता है कि जो नेचुरल ट्रेजेक्ट्री उनके कैरेक्टर की, ये नहीं कि वीक है, क्योंकि गलती करना और पहले अपने खानदान का साथ देना हेल्पलेसनेस में और फिर वापस आना, वो जो इनमें मोनोलॉग है, आई थिंक वो मोनोलॉग तो डाला गया है, वरना उनके पास उस फिल्म में कुछ था ही नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ जो हीरो कल्चर है और जो
सही और गलत का है, और फिल्में बनती है मास ऑडियंस के लिए। तो दामिनी कोई आर्ट हाउस फिल्म तो थी नहीं कि अरसत्ते की तरह जहाँ पे क्रिटिकल एक्colades मिल जाएं और बाद में शायद 1-2 करोड़ लोगों ने ही देखी हो उस टाइम। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे डर में, क्योंकि ऋषि कपूर भी थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हुए थे इससे, और जैसे डर में सनी देओल डिसअपॉइंट हुए थे कि वो एक एंटी हीरो की फिल्म है या कहानी है जहाँ पे हम्म। प्यार को डर के नजरिए से दिखाया गया है, एक जुनून से। तो मेरा सिर्फ ये कमेंट्री, दोनों फिल्में 93 में आई थी, और दोनों, और सनी के लिए यूनिक बात थी कि एक फिल्म में उन्होंने ही स्टोल द थंडर, और एक फिल्म में थंडर वाज स्टोलन फ्रॉम हिम। तो मेरा सिर्फ ये मानना था, ऋषि का काम खराब नहीं था, पर आई थिंक वो जो एक हीरो की इमेज, एक छवि होती है, जो एक डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ऋषि को बाद में लगा वो शॉर्ट चेंज हुए हैं। उनके साथ गाने वगैरह जरूर हुए हैं, पर सारी फिल्म मीनाक्षी की थी, और एंड में सनी ने मीनाक्षी के साथ सेकंड हाफ शेयर किया है। अब हाँ, आई थिंक ये तो आप कह सकते हैं, पर अगर आप फिल्म का नाम ही देखें तो वो दामिनी है, तो आई थिंक वो ऑलवेज द फिल्म वाज गोइंग टू बी अबाउट द फीमेल लीड। और उसके बाद मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो अगेन जो लिखने वाले जब इन्होंने लिखी होगी फिल्म, तो जो सनी देओल का कैरेक्टर है, आई डोंट नो कैसा एनविजन किया होगा, पर इसीलिए मैं तो काफी हाईली रेट करता हूँ दामिनी को, क्योंकि वो सेकंड हाफ में जो आते हैं सनी देओल, वो एलिवेट कर देते हैं फिल्म। कि वहां पे आने के बाद सनी देओल के बाद वो फिल्म की एक जो कह लीजिए पेस है, या फिर जो आपका इंटरेस्ट लेवल है, वो काफी बढ़ जाता है उस कैरेक्टर के साथ, गोविंद के साथ। इवन जो उनका एंट्री सीन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जिस तरह से वो सिगरेट पी रहे हैं और फिर वो एक घूंसा मारते हैं और फिर वैसे वो ब्लड पोंछते हैं उसके शर्ट जाके। मेरे ख्याल से बहुत ही उम्दा कैरेक्टर है वो गोविंद का। और अगेन कोर्ट रूम ड्रामा है, तो उसमें मैं मानूंगा कि ये जो डायलॉग्स हैं, अगेन तारीख पे तारीख, तो लाइक टू द पॉइंट, आई थिंक इतना बड़ा कह लीजिए कि उसको इतना रीयूज कर दिया गया है कि शायद अब उसकी जो उस समय जो शायद इम्पैक्ट था वो अब कम हो चुका है। बट अमरीश पुरी कितना कॉमिकल है। मुझे लगता है कि वो चड्डा का कैरेक्टर उन्होंने सही प्ले किया है मुझे, बिकॉज एज ए सेड कि वो थोड़ा सा डिफरेंट एकदम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वहां पे। वो बलवंत राय और जो आपने ठकराल की बात करी वैसा नहीं है। तो जो उनका अगेन फेस ऑफ है वहां पे, जो कि अगेन मेमोरेबल है दोनों का, सनी देओल और अमरीश पुरी का, जो वो बारिश में जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि चट, तो वो आई थिंक वो डायलॉग्स वैसे लिखे गए हैं थोड़े से कि बिल्कुल जो आप कह रहे हैं पॉपकॉर्न नहीं, जब वो हार्ट एंटरटेनमेंट। अटैक भी फेक करते हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो कमजोरी हाँ है वो तो किरदार बिल्कुल, की। हाँ हाँ, वो तो थोड़ा अजीब अगर लगता वो है बट। सीरियस होते, वो तो नहीं, वो तो देखो लिखावट की बात है, अमरीश पुरी ने तो काम ठीक ही किया है, बल्कि ज्यादातर उनका भी जो उनकी फ्लोर है वो बहुत हाई है, क्योंकि वो अच्छे अदाकार हैं, राइट। उनके एवरेज रोल भी वो ज्यादातर वो डिलीवर करते हैं। पर जब आप एक अच्छी फिल्म को, मुकम्मल फिल्म को, मेरा नजरिया है, जब आप उसको ग्रेड कर रहे हैं एज अ फैन दोबारा, जो आपको, तो मैं तो ऑनेस्ट हूँ कि भाई 93 में दामिनी बहुत पसंद आई थी, और मैंने अमेरिका में आके भी 1-2 बार शायद देखी होगी, क्योंकि मेरी कजन के पास इंडियन स्टोर था, तो हम वहां से VHS और DVDs बहुत लाते थे घर। बट अब जब मैंने दोबारा देखी है तो वही एज वाली बात आ गई, जैसे हमने अर्जुन में थोड़ी गलतियां निकाली, मैंने थोड़ी घायल में तुम्हारे से सहमत हूँ जो 30-40 मिनट हैं, तो वैसे ही मुझे चड्ढा स्टैंड आउट हुए। अब तो वो तो आपकी बात सही है, वो एक आध हार्ट अटैक वगैरह वो तो थोड़ा सा सी ओवर ड्रामा वो नहीं, है बट ही हम बिल्कुल। दीवार में कितनी गलतियां निकालते हैं। दीवार तो और भी पुरानी फिल्म है, चाहे हमारा बायस है वहां पे शायद थोड़ा, हाँ हाँ। या जो डॉन की शुरुआत है उसमें जो डॉन का किरदार अमिताभ ने 78 में प्ले किया है, जो कि डेफिनेशन ऑफ कूलनेस है उस जमाने की, चाहे बेल हाँ। बॉटम्स पहनी हुई, हम कितनी गलतियां निकालते हैं उनके पॉजेस पे, उनकी पंक्चुएशन पे, जिस हिसाब से वो देख रहे हैं। अमिताभ अपनी आंखें बहुत यूज करते हैं, उनको चेहरा हिलाने की इतनी जरूरत नहीं है। तो आई थिंक उसी एंगल से मैं कह रहा हूँ कि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ कि दामिनी अच्छी फिल्मों में ही गिनी जाएगी, बट एक पॉडकास्ट में अगर मैं आके थोड़ा सा बयानबाजी कर रहा हूँ तो इसीलिए कर रहा हूँ कि गोविंद मुझे 90% पसंद है, पर मुझे चड्ढा थोड़े कमजोर लगेंगे। चड्ढा भी ठकराल की तरह होते तो फिर वो फेस ऑफ ज्यादा यादगार रहता, पर मेरे हिसाब से। अगर आप वैसे देखें उसको तो एक और जो मतलब, अगेन वो हार्ट अटैक वाला सीन हटा दीजिए, पर ये जो एक और सीन है जहाँ पे वो उससे कह रहे हैं कि वो जो लड़के आइडेंटिफाई करने बोल रहे हैं, आई थिंक वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। वहां पे वो कह रहे हैं कि ये था, ये था, ये था, इस तरह से। और जो अगेन वो, एज आई सेड कि आप अगर तीनों फिल्में देखें राजकुमार संतोषी की, आप उसमें कमियां तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, चाहे घायल हो, दामिनी हो, घातक हो।
इवन घायल में मैं जैसे कह रहा था आपको कि अगर वो आप उनका जो कैरेक्टर देखे, जो कॉमिकल वो एंगल उन्होंने उस वो आई थिंक आपको पुट ऑफ करेगा आज की तारीख में, जो उनका सेक्रेटरी है ना, वो बार बार वो कॉमिक करने के लाइक वो मूवी की पेस एक जो पल्स चल रही है वो अलग चल रही है, और वहां पे वो आके वो कॉमिक सीन्स आ जा रहे हैं कि वो उससे उस तरह से बात कर रहे हैं अमरीश पुरी भी, और वो भी कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सब तो कमियां बिल्कुल हैं, मतलब हर फिल्म में है। दामिनी में आई वुड से कि फर्स्ट हाफ तो शायद अब लोगों को याद भी नहीं होगा, आप कौन हम में से शायद मैं भी शायद अब देखता हूँ तो शायद सेकंड हाफ ही देखता हूँ, फर्स्ट हाफ तो देखता भी नहीं हूँ। तो उस वे में तो दामिनी बिल्कुल वीक फिल्म है कि फर्स्ट हाफ याद भी नहीं होगा लोगों को कि क्या हो रहा है। वो गाने जो हैं मुझे शादी के लिए जा रहे हैं, लाइक इट्स जस्ट लाइक कि वो फिलर है, बट हाँ सेकंड हाफ देखने में बड़ा मजा आता है कि और स्पेशली मीनाक्षी शेषाद्री ने भी जो वो आई थिंक जो मेंटली अनस्टेबल बंदी का जब उन्हें भेज दिया जाता है तो वहां पे रोल अच्छा किया है। तो बिल्कुल मैं वहां पे मैं भी आपसे एग्री कर रहा हूँ कि वो तो है, कमियां तो हैं उसमें बिल्कुल। अमरीश पुरी ने शायद थोड़ा सा ओवर भी किया है जो जिस तरह की वो एक्टिंग कर रहे हैं, पर जो इस तरह की ड्रामेटिक फिल्में होती हैं शायद इसमें आप ये थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते हैं। और मैं ये नहीं, पर डेफिनेटली घायल और घातक मेरे हिसाब से बेटर फिल्म है ओवरऑल। पर हाँ सेकेंड हाफ तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही लाजवाब है दामिनी का, कि और शायद हम सभी सेकेंड हाफ ही देखते होंगे, मेरे को बहुत कम ही लोग होंगे जो हाँ, पूरी वो फिल्म तो देख। पीक मोमेंट है राइट एंटरटेनमेंट की, हाँ जब क्योंकि वही जो मैंने कहा एंटरटेनमेंट। था कि भाई वो सताई हुई एक लड़की है जो अपने फैमिली सिस्टम सबके खिलाफ आउट नंबर्ड है, उनको मेंटल असाइलम भेज दिया और लड़ रही हैं। तो वहां पर एक ऐसी ही फोर्स आ सकती थी जो फिजिकल भी है और जो लीगली भी सो वेल वर्स्ड हैं कि जो आके उनका मुकदमा भी लड़ेंगे और उनको वो उस उस हाँ उस मकाम तक पहुंचाएंगे। तो उस वे में तो आई थिंक बहुत ही अव्वल दर्जे की फिल्म है, और मेरा क्रिटिसिज्म सिर्फ एक अच्छी फिल्म के हिसाब से है कि उसमें सुधार किया था। मैं उसको कहीं से कमजोर फिल्म नहीं कह रहा, बट ये मेरा मानना है कि शायद मैं दोबारा देखूँ तो मैं चड्ढा साहब के लिए थोड़ा ज्यादा फॉरगिविंग हूँगा। नहीं, एक तो और चीज मैं आपको ये बोलूंगा कि जो मैं घातक के लिए कह रहा था वो शायद दामिनी में भी अगर आप देखें तो जो डायलॉग्स अगेन लाइक वो आइकॉनिक बन चुके हैं, चाहे वो पहली बार जब वो कदम से मिलता है वहां पे हॉस्पिटल में, या फिर सॉरी पहली बार नहीं वो तो दूसरी बार है, उसके पहले जब वो कोर्ट का ऑर्डर लेके आते हैं कि मैं फिर से वापस आ रहा हूँ, जब वो भाग रही होती है दामिनी। तो वो सब मुझे लगता है कि वहां पे उसको बहुत ही एक तो छोटा सा रोल था, तो वो उसमें ज्यादा कुछ है नहीं स्कोप राइट इस सीन क्योंकि पे तो तालियां ही बजी थी, मैंने रिवोली पे देखी थी दिल्ली में, तो ये प्लाजा पे शायद, हाँ। तो तालियां बजी हाँ थी इस सीन में, तो जब वो सनी और विजेंद्र घाटगे की बैक एंड फोर्थ है। हाँ बट यार बिल्कुल। ये आइकॉनिक वर्ड भी मैं तुम्हें नहीं कहूंगा, अगेन हर जगह यूज होता है कि कितने आदमी थे, या मैं तुम लोगों का यहाँ इंतजार कर रहा था। मैं हर किसी लाइन को भी आइकॉनिक नहीं मानता, मेरे लिए ये आइकॉनिक लाइनें हैं कि जो इनकी डिक्शन है, जो कह रहा है उसका अंदाज, जिसने लिखा है, या फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता, इससे तो आइकॉनिक लाइन ही नहीं है। क्योंकि लाइन निकल, इस लाइन का श्रेय ज्यादा राइटर्स को जाता है। बच्चन ने तो ये लाइन कही है, पर ये लाइन इतनी क्रिस्प है कि उसमें आप वहां जाते थे और रुकते थे, और फिर मैं आज भी आई मीन डजंट गेट मोर आइकॉनिक। बट नहीं पर आप आई थिंक वो मेरे हिसाब से आप गलत कंपैरिजन कर रहे हैं, लाइक वो फिल्म ही अलग है बिल्कुल राइट। मतलब जब सनी देओल की अगर आपकी ग्राफ की बात करेंगे तो शायद उनके लिए वो बिल्कुल आई थिंक वो जो उनकी हम कहेंगे कि अगर आइकॉनिक है या मेमोरेबल डायलॉग्स हैं, है ना, तो उसमें मैं मानता हूँ कि और अगेन उनका जो उन्होंने जिस तरह के कैरेक्टर प्ले किए हैं हमेशा, ये जो एक तो उनका है कि वो चिल्लाने की जो उनकी क्षमता है, मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर कोई चिल्ला सकता है जब वो गुस्से में होते हैं। तो वो एक बिल्कुल है जो वो फटते हैं राइट, जो वो फटना है उनका, है ना, वो हर मूवी में होता है, जैसे कि घायल में जब वो जेल में रहते हैं, दामिनी में वो एक बार ऐसे उससे करते हैं, और घातक में तो शायद 2-3 बार होता है वो। तो वो उनका आई थिंक मेरे हिसाब से वो यूएसपी आई थिंक वही चीज शायद उनको हाँ हाँ, सबसे वो तो मैं डिनाई नहीं अलग कर रहा, करती है। बट वो तो, पर वही हाँ मेरी स्टार और एक्टर वाली बात है। भाई मैं तो अपना ओपिनियन दे रहा हूँ जो कि मैं दूसरी पॉडकास्ट में नहीं देता। तो मैं तो हाँ खुल के बोल रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज 13 करोड़ लोगों को चीज़ पसंद आई थी, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, एंड में चॉइस की बात है। सनी का मैं बहुत बड़ा फैन था, मुझे बहुत मजा आया इस पूरे दशक में, मैंने सनी को चेज किया है। बट हाँ मतलब मैं आइकॉनिक वगैरह शायद कहा भी हो पहले, पर मुझे घायल की लाइनें बहुत जबरदस्त लगती हैं। जो पूरा वो सीन है इंस्पेक्टर शर्मा वाला, सही कर हाँ रहे हो, मेरे लिए वो एक चीज थी कि जो ऐसी चीज देखी नहीं है। दामिनी को मैं मानूंगा क्योंकि वो पहले आई है, तो आई थिंक दामिनी में जो गुस्सा है, उस गुस्से को, जो 2-3 सीन है, मुझे भी बहुत मजा आया। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बाल की खाल निकाल के तुमसे अलग हो रहा हूँ। बट हाँ, मैंने आइकॉनिक पे अपनी टिप्पणी दी। हाँ तो
और कुछ बचा है हमने जो सनी के बारे में है? आई थिंक अदर वो टॉपिक था। बस एक और चीज मैं ये बोलूंगा कि इसको रिपीट तो बहुत किया गया इस सनी के कैरेक्टर को। पर मुझे जो 90s के, अगेन बिकॉज मैं उस समय वो देख रहा था और वही फिल्में आ रही थी उस समय, तो मुझे कुछ एक दो और फिल्में हैं जिनमें मुझे लगा कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। अगेन, दे आर नॉट एज गुड एज घायल और घातक और अर्जुन। पर हाँ, सलाखें और जिद्दी, मतलब जिद्दी स्पेशली मुझे लगती है कि एक अच्छी फिल्म है अपने 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 लिहाज में। मैं उसको कंपेयर नहीं करूंगा घायल और घातक से। पर हाँ, जिद्दी, और अगर कोई सनी देओल की फिल्में देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि अगर आप अर्जुन, घायल, घातक, दामिनी देखते हैं तो उसके बाद आप बिल्कुल जिद्दी भी और सलाखें भी देख सकते हैं। इवन दो उस चीज को तो और 2000s में अगर आप आ जाए तो और रिपीट किया गया, लाइक उसको फिर से पूरा निचोड़ ही दिया गया है। लेकिन ये दो फिल्में मतलब मुझे एटलीस्ट रीवॉचेबिलिटी के लिए मुझे दोनों ये मूवीज भी काफी पसंद है। ना, मैं यहाँ सहमत नहीं हूँ। मुझे ये जो 96 के बाद जो सनी है, शायद जोर भी थी एक फिल्म, वो भी मैंने देखी थी अमेरिका में आके। मैंने इनको देखा तो बहुत है, बट एक स्टेज के बाद मतलब मैं रेकमेंड तो नहीं करूंगा इनमें से कोई सी फिल्म। देवा किस में बने हैं? जिद्दी में बने हैं हाँ, देवा। जिद्दी में बने। हाँ, तो हाँ। आशीष विद्यार्थी भी थे, हाँ। ठीक है, उसमें एक दौर है कि आपने 2.5 घंटे बैठ के एक फिल्म में, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे तो, हाँ, वही जो तुम्हारी बात है कि उस चेक को बार बार रिपीट किया गया। और वहाँ आई थिंक अमिताभ ने भी बहुत, आई थिंक, नाकाम या ऐसी फिल्में की हैं, यानी कि हर स्टार ने ऐसा ऐसा दौर नहीं आया कि जब उन्हें डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स, हाँ। और जैसे राज खोसला की, आई थिंक राज खोसला की दोस्ताना है, उसमें आई थिंक वो अमिताभ की बहुत एवरेज फिल्मों में से एक है। दो और दो पाँच है, वो कॉमेडी कर रहे हैं, तो ये अमिताभ का जो अर्ली 80s है, उसमें भी ऐसी, ये नहीं कि मैं से सनी को ही कह रहा हूँ। तो हम्म। बस हाँ, ये है कि आई थिंक अमिताभ ज़्यादा टॉप दर्जे के कलाकार हैं। तो मैं फिल्म की तो गलती निकाल लेता हूँ, वहाँ उनके काम की गलती मतलब हर रोल में निकालना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि एक फिल्म आई थी इनकलाब, जिसमें पॉलिटिक्स, आई थिंक अमिताभ का फर्स्ट वो था शायद पॉलिटिक्स से, जिसमें उत्पल दत्त और कादर खान उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, और ये छोले भटूरे या कुछ पाव भाजी बेचते हैं, और फिर ये इंस्पेक्टर बनते हैं, और फिर ये पुलिस वो सेनेट पार्लियामेंट में आ जाते हैं। तो वहां पे इन्होंने कई अच्छी एक्टिंग है। फिल्म बहुत कमजोर है वो, एन टी रामाराव की फिल्म थी, बट आई थिंक हाँ। तो सनी का मैं वही पॉइंट लूंगा, अगर कोई सनी का चाहने वाला सुन रहा है, मुझे सनी बहुत पसंद है और पसंद थे, तो आई थिंक मैं ये कहूँगा उनकी पीक जो है, जो मैंने हमेशा कहा है कि आमिर खान और डिनीरो हो, वो एक यंग एज की फौरन 3-4 साल बाद के बाद जो एक पीक आती है, उसके बाद एक्टिंग, ये कला ही ऐसी है कि भाई आप एक ह्यूमन इमोशन को बार बार एक बोतल में बंद करके लोगों को ला रहे हैं। कई बार वो चीज़ पसंद आएगी, कई बार नहीं आएगी। रिपीटेबिलिटी तो एक फीचर है, बग नहीं है, वो तो होगा। ग्रेटेस्ट एक्टर्स भी रिपीट करेंगे क्योंकि लिमिटेड ही इमोशन है जो आपको दिखाने हैं। बट आई थिंक आगे फिर कहानी और किरदार पे आती है बात की, और मैं वहाँ सहमत हूँ कि वही सेम चीज़ बार बार दिखाई गई है। बट जितनी मैंने घातक की बुराई की, घातक इन सारी फिल्मों से बहुत बेहतर है जो 96 के बाद आई हैं। तो घातक किसी ने, कोई ऐसा बंदा है नहीं देखी तो मैं साहिल के साथ हूँ, ज़रूर देखें। और घायल किसी ने देखी तो मेरी पूरी एंडोर्समेंट है, और सेम एंडोर्समेंट है अर्जुन और दामिनी की। और क्षत्रिय भी देखें, क्षत्रिय स्टार स्टडड फिल्म है, ensemble कास्ट है, पर उसमें सनी के एक्शन सीन जो 1.5-2 घंटे बाद आते हैं वो काफ़ी, आई थिंक उनका काम अच्छा है। तो ठीक है, फिर एक और पॉडकास्ट हमने की है, एक और एपिसोड के साथ जल्दी वापस आएंगे। इस बार हमने आई थिंक 1 महीने के अंदर ही एपिसोड कर दिया, तो हमारा रिकॉर्ड है। तो प्लीज़ सुनिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ बात से आप नज़रअंदाज हमने की है, या किसी बात से आप सहमत नहीं है, तो वो भी हमें बता दीजिए। बट हाँ, ये आई क्या थिंक, आपको अच्छा लगा वो बताइए, जो ना अच्छा लगा वो भी बताइए, बिल्कुल। हाँ, वो भी बहुत और ज़रूरी है। चलो ठीक है, मज़ा आया साहिल, फिर बातचीत तो चलती थैंक यू रहेगी। साहिल, साकिब भाई, सॉरी। ठीक है, करेंगे बात बहुत जल्दी। ओके, बिल्कुल, बाय। इन आंखों में एक ऐसा इंसान देख रहा हूं जिसकी उम्मीद अभी पूरी तरह से मरी नहीं। अब अगर मैं अपने वादे से मुकर जाऊं तो? आप ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? इसलिए कि इन आंखों में एक ऐसा इंसान देख रहा हूं जिसका जमीर अभी पूरी तरह मरा नहीं।